तो विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी भारत की पाकिस्तान के साथ लगती हुई अंतरराष्ट्रीय सीमा की। तो इसमें हमने आपको बताया था कि आज ये जो रेड लाइन दिखाई दे रही है ये सिर्फ नक्शे में ही है सीमा। वास्तविकता में, प्रैक्टिकल में, व्यवहार में भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है वो ये है ब्लैक लाइन वाली, जिसको कहते हैं नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ कंट्रोल। और इधर वाले भूभाग को कहते हैं पाक अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके। यानी आज भारत और पाकिस्तान की जो सेनाएं खड़ी हुई है वो इस रेड लाइन पे नहीं खड़ी है, इस ब्लैक लाइन पे यानी नियंत्रण रेखा पर खड़ी हुई है। समझ गए? तो ये तो बात हुई पाकिस्तान की। अब आगे चलते हैं। पाकिस्तान के आगे आएगा आपके अफगानिस्तान। अफगानिस्तान वो देश है जो भारत के साथ सबसे छोटी या सबसे कम लंबी सीमा रेखा बनाता है। अफगानिस्तान भारत के साथ सबसे कम सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? अफगानिस्तान। तो इसमें देखो, एक तो इसकी ये आप देख रहे हैं नक्शे में ऊपर, ये पूरा लद्दाख है अभी, है ना? ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच की रेखा है। ये जो आप देख रहे हैं ये जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख, इन दोनों के बीच की बाउंड्री वाल है ये तो भारत का अंदरूनी मामला है कि एक केंद्र शासित प्रदेश से दूसरे केंद्र शासित प्रदेश के बीच की रेखा है। तो यहां ऊपर जो आप देख रहे हैं अफगानिस्तान भारत को यहां छू रहा है, इस जगह, यानी लद्दाख में। कहां टच करता है भारत को? लद्दाख में। तो पहला फैक्ट ये हो गया कि इसकी सीमा भारत के कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से मिलती है। तो देखो दूरी कितनी? 106 किलोमीटर। इस रेखा की लंबाई 106 किलोमीटर न्यूनतम, यानी सबसे कम है ये। सातों ही देशों में सबसे कम सीमा बनाता है अफगानिस्तान। और इसमें देखेंगे जैसे राज्य, तो राज्य, कोई भी राज्य इसको टच नहीं करता है ना? राज्य कोई नहीं। और केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, इसमें है लद्दाख एक। कौन सा? लद्दाख। यानी अफगानिस्तान की सीमा सिर्फ लद्दाख राज्य से, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से लगती हुई है, किसी राज्य से लगती हुई नहीं है। सिर्फ एक ही केंद्र शासित प्रदेश से, वो लद्दाख है, उससे लगती हुई है, ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, एग्जाम में पूछा जाता है इस सीमा रेखा का नाम क्या है? इस सीमा रेखा का क्या नाम है? देखो, वैसे इसका निर्धारण हुआ था 1893 में, आपको बता देते हैं। 1893 में तत्कालीन विदेश मंत्री हुआ करते थे ब्रिटिश भारत के। 1893 में भारत पर किसका था शासन? अंग्रेजों का था। तो अंग्रेज के उस समय जो विदेश मंत्री थे ना, उनके नाम पर, ब्रिटेन के जो विदेश मंत्री थे उनके नाम पर इसका नाम रखा गया। क्या? डूरंड। सर डूरंड थे। तो यहां पे आप ये जानेंगे रेखा का नाम, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। वो कहां के थे क्या ये याद रखने की जरूरत नहीं। रेखा का नाम है डूरंड रेखा। ये जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है भारत और अफगानिस्तान के बीच में, इसका नाम क्या है? डूरंड रेखा। क्या नाम है इसका? डूरंड रेखा। यानी भारत और उस समय ब्रिटिश भारत के जो विदेश मंत्री हुआ करते थे ब्रिटेन के, मार्टिमर डूरंड, उनके नाम पर इसको रखा गया। उनके समय में 1893 में निर्धारित हुई थी, तब से चली आ रही है। तो चूंकि उस वक्त तो कश्मीर रियासत थी, लद्दाख कश्मीर रियासत का भाग था,
और इधर पाकिस्तान हुआ करता था, तो पाकिस्तान तो अंग्रेजों के कब्जे में था और कश्मीर अलग रियासत थी। और इधर क्या आ गया, अफगानिस्तान अलग देश हुआ करता था। तो अफगानिस्तान चूंकि बाद में कश्मीर रियासत थी ना, तो इनडायरेक्टली तो इस पर भी शासन अंग्रेजों का ही था, डायरेक्ट तो नहीं था। रियासत थी तो राजा चलाता था, लेकिन जब सीमा का निर्धारण हुआ था अंग्रेजों ने किया यहाँ पे, और 1893 में किया था। आपको ये याद रखना कि इस सीमा रेखा का नाम क्या है। जैसे इसका नाम रेड क्लिफ था ना, वैसे इसका नाम डूरंड रेखा है। और ये भारत के सिर्फ लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से लगती हुई है। लेकिन आज की तारीख में यदि आप इस सीमा रेखा को कि मुझे डूरंड रेखा देखनी है, चलो चलते हैं, रेड क्लिफ देखनी है तो आप चले जाओगे, जैसलमेर जाओगे तो रेड क्लिफ नजर आ जाएगी आपको, तनोट माता के मंदिर के पास। लेकिन आप जाओगे कि मुझे डूरंड रेखा देखनी है, तो आप नहीं जा सकते डूरंड रेखा पर, क्योंकि ये जहां डूरंड रेखा है वो इलाका है, उससे लगता हुआ जो भारत है, उस भारत पर किसका कब्जा है अभी, पाकिस्तान का। या ना, एक मिनट, इसको ग्लेशियर को मिटा देते हैं यहां से। ये जो आप देख रहे हैं यहां, चूंकि ये पाक अधिकृत कश्मीर है ना, पीओके, तो पीओके से लगती हुई है, इसलिए हम नहीं जा सकते यहां। अभी इस जगह पाकिस्तान का कब्जा है। कोई भी विवाद हो, अगर जैसे आज अफगानिस्तान और जैसे इस डूरंड रेखा के मामले की में कि यहां होगी कि यहां होगी या कहीं और होगी, तो फिर विवाद होगा, तो उस विवाद में पक्षकार कौन होंगे, एक तरफ पाकिस्तान होगा और एक तरफ अफगानिस्तान होगा, भारत नहीं होगा। भारत की जगह यहां पाकिस्तान होगा, ध्यान रखेंगे। यानी ये वह सीमा रेखा है जो भारत के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, अभी भारत के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ये एकमात्र देश है, ये इसकी अनन्य विशेषता है। अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जो भारत से सीमा तो बनाता है, लेकिन वो सीमा भारत के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इस वक्त लिख लीजिए इसको, भारत के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, भारत के, ये कहें आप, कब्जे में नहीं है। तो कहां है, पीओके में, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर में है। ये एकमात्र सीमा है ऐसी, ये ऐसी अंतरराष्ट्रीय सीमा है अफगानिस्तान के साथ कि इसका कब्जा भारत के पास नहीं है अभी। तो ये याद रखेंगे इस फैक्ट को एकदम से। चलो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आप अफगानिस्तान के बारे में दो फैक्ट्स विशेष रूप से याद रखेंगे जो इसकी एक्सक्लूसिव विशेषताएं हैं। कौन सी, कि एक तो सभी देशों में, सातों ही देशों में सबसे कम लंबी सीमा बनाती है। दूसरी बात, इस सीमा रेखा का ये जो सीमा जिस स्थान पर है वो स्थान भारत के कब्जे में नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। एक देश का नाम सुना होगा आपने, तजाकिस्तान। ये तजाकिस्तान, देखो यहां तजाकिस्तान की सीमा पड़ती है, इस जगह ये तजाकिस्तान देश है। हालांकि इसकी सीमा भारत से लगती हुई नहीं है। यहां पे क्या स्थिति है कि जैसे ये ऐसे चीन है ना, ये तजाकिस्तान लगता हुआ है इस तरह, तो यहां तजाकिस्तान की सीमा लग रही है, लेकिन भारत को तो टच नहीं कर रही। फिर अपन तजाकिस्तान की बात क्यों कर रहे हैं, तजाकिस्तान की बात इसलिए कर रहे हैं कि भारत से 7 देशों की सीमाएं लगती है, एकदम टच करती हुई है। अफगानिस्तान की भी है, लेकिन वो बात अलग है कि भारत के कब्जे में नहीं है। फिर भी हम थोड़ी कहते हैं कि हमारे मुंह से यह बात कि भारत के कब्जे में नहीं, हम तो आज भी यही कहते हैं हमारा ही है वो है। तभी तो इसको नक्शे में हमने इस एरिया को अपने भारत के मानचित्र में जैसे भारत में ही दिखाया गया है। भारत में दिखाते हैं ना इसको, बाहर कहां दिखा रहे हैं, जबकि 70 साल हो गए
यहां तो पैर रखे हुए, आज तक कोई भारतीय यहां नहीं गया। कुछ एक लोग जाते हैं वीजा पासपोर्ट लेके, वैसे नहीं जा सकते आप। जैसे मान लो भी आप लेह जा सकते हो, कारगिल जा सकते हो, शिमला जा सकते हो, श्रीनगर जा सकते हो, लेकिन यहां गिलगित नहीं जा सकते, मुजफ्फराबाद नहीं जा सकते, जबकि भारत का ही है। हम पढ़ते आ रहे हैं नक्शों में, किताबों में कि ये पूरा भारत है, लेकिन ये नहीं मालूम है बच्चों को कि भारत तो है। आज तक कोई गया नहीं भारतीय यहां पर, जा ही नहीं सका। आप नहीं जा सकते यहां। तो अब यहां पे क्या है कि मामला, यानी हम तो यही मानेंगे ना कि भाई हमारा ही है, तो अफगानिस्तान की भी सीमा ये मानेंगे कि भारत से लगती हुई है। अब तजाकिस्तान की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि तजाकिस्तान वो देश है जिसकी सीमा डायरेक्टली टच करती हुई तो नहीं है भारत से, लेकिन इन 7 देशों के बाद दुनिया का वो देश है जो सबसे नजदीक है भारत के। इन 7 देशों के 7 देश कौन से जो भारत से सीमा टच कर रहे हैं। इन 7 देशों के बाद अगर अपन ये देखें कि कौन सा देश भारत के सबसे नजदीक पड़ता है, तो वो तजाकिस्तान है। यानी 7 देशों के बाद बात या यो लिखें आप, भारत के साथ सीमा नहीं बनाने वाले देशों में सबसे नजदीक। भाई 7 तो क्या है, वो तो भारत से सीमा बना रहे हैं, तो वो तो टच करते हैं। तो टच करने के बाद अगर अपन आप भारत से बाहर निकलो, तो फिर सबसे नजदीक देश कौन सा पड़ेगा भारत के लिए? तजाकिस्तान पड़ता है। हमने आपको इसकी लोकेशन बताई है, ये यहां पड़ेगा। इसके एक तरफ चीन है, एक तरफ अफगानिस्तान है, समझ गए ना। भारत तो टच करता हुआ है नहीं, तो ये तजाकिस्तान के बारे में याद रखेंगे। अब बात करते हैं चीन की। चीन भारत के साथ 3488 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। 3400 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है चीन। और चीन जो भारत के साथ जो 7 देश सीमा बना रहे हैं, उनमें लंबाई की दृष्टि से चीन दूसरा स्थान रखता है। पहला स्थान कौन रखता है? बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से बन रही है, और दूसरा स्थान है चीन का। अब चीन से कौन कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सीमा बना रहे हैं? केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे तो इसमें आता है लद्दाख। चीन से सीमा बनाने वाला केंद्र शासित प्रदेश सिर्फ एक ही है, और वह है लद्दाख। अब जम्मू कश्मीर नहीं है इस पे। पहले क्या था? जम्मू कश्मीर माना जाता था, इसको स्पर्श करता हुआ, लेकिन अब जम्मू कश्मीर नहीं माना जाता, अब लद्दाख माना जाता है। तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है जो इसके साथ सीमा बना रहा है। दूसरा, इधर आएंगे राज्य। तो राज्यों में कौन कौन से राज्य हैं? ये 4 राज्य हैं जो चीन के साथ सीमा बनाते हैं। नंबर 1, जिसे नंबर 1 पे है, पश्चिम से पूर्व दिशा में चल रहे हैं। तो पहले तो लद्दाख आ ही गया, अब राज्यों की बारी आएगी तो हिमाचल प्रदेश। नंबर 2 पे उत्तराखंड। नंबर 3 पे सिक्किम। और नंबर 4 पे है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल यानी जहां अरुण का उदय होता है, अरुण का आंचल।
अरुणाचल प्रदेश। ये भारत के 4 राज्य हो गए जो चीन के साथ सीमा बनाते हैं, और एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया लद्दाख। अब यहां हम नक्शे में देखेंगे, ये लद्दाख, ये जो लद्दाख है ये चीन के साथ सीमा बना रहा है। कहां से? जहां अफगानिस्तान की सीमा समाप्त होती है वहां चीन की सीमा शुरू होती है। हम चल रहे हैं पश्चिम से पूर्व, और मैंने ये क्रम भी पश्चिम से पूर्व ही लिखा है, इसको लिख लीजिएगा आप यहां। ये जो क्रम है पश्चिम से पूर्व क्रम में, पश्चिम से पूर्व दिशा में क्रम है ये। तो पहले लद्दाख आ गया केंद्र शासित प्रदेश, यानी जहां अफगानिस्तान की सीमा समाप्त हो रही है वहां चीन की शुरू हो रही है। ये यहां से चीन शुरू हो गया। बेसिक क्या है, ये जो आप चीन देख रहे हैं ना, ये पूरा चीन है। ये क्या है? पूरा चीन है, यहां से लेकर यहां तक। चीन बहुत बड़ा देश है, तो ये चीन है। अब यहां आप देख रहे हैं इधर लद्दाख, लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश, यानी राज्यों में पहला स्थान हिमाचल प्रदेश का आ रहा है। दूसरा स्थान आ रहा है उत्तराखंड का। पश्चिम से चलेंगे पूर्व की तरफ तो पहले स्थान पर राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। दूसरा राज्य उत्तराखंड, और तीसरा राज्य आ रहा है आपके सिक्किम, ये सिक्किम, और चौथा आएगा अरुणाचल प्रदेश। ये ऐसे 4 राज्य चीन के साथ सीमा बनाते हैं। अब इनमें आप ये देख रहे होंगे जैसे यूपी वगैरह है, बिहार है, ये नहीं बना रहे क्योंकि इधर नेपाल आ गया बीच में। चीन और भारत के बीच में नेपाल आ रहा है। अगर नेपाल नहीं होता तो ये यूपी और बिहार की सीमाएं भी आज इस चीन से लगती हुई होती है ना। इधर जैसे भूटान नहीं होता तो बांग्ला, इधर क्या नाम, असम और पश्चिम बंगाल की सीमा भी चीन से लगती हुई होती, लेकिन इनकी सीमा लगती हुई नहीं है। यहाँ याद रखेंगे, यहाँ पे क्या है, पेपर सेटर स्टूडेंटों को कहां उलझाने का प्रयास करता है। एक तो इसमें असम के मामले में कि असम की सीमा लगती हुई नहीं है चीन से, एक तो यहां भ्रम रहता है स्टूडेंट्स को। एक वेस्ट बंगाल के मामले में कि वेस्ट बंगाल की सीमा लग रही है या नहीं लग रही है, इसमें बड़ा ही कंफ्यूजन रहता है। तो यहां याद रखेंगे, न तो असम की नहीं वेस्ट बंगाल की सीमा चीन को टच कर रही है। अच्छा, इधर अरुणाचल प्रदेश में कहां तक है? क्या पूरा ही अरुणाचल प्रदेश आ रहा है? क्या पूरा अरुणाचल प्रदेश नहीं आ रहा है। ये देखिए आप, ये जो है म्यांमार, ये किबिथु है। हमने बताया था आपको पूर्वतम बिंदु किबिथु। तो ये जो किबिथु है अरुणाचल प्रदेश में, इस किबिथु के यहां उत्तर, इससे जो उत्तरी हिस्सा है, उत्तरी भाग है, वो तो चीन के अंदर का आता है, और इसका दक्षिणी भाग है वो म्यांमार के अंतर्गत आता है। यानी इस जगह से, ये जो ब्लैक लाइन देख रहे हैं आप, यहां से दक्षिण में शुरू होता है म्यांमार या म्यांमार की सीमा, और उत्तर में चीन। ये आप ध्यान रखिएगा अरुणाचल प्रदेश का। और लद्दाख की तो पूरी की पूरी सीमा ही चीन से लगती है इधर तो, और इधर अफगानिस्तान से लगती है, फिर और इस साइड में फिर पाकिस्तान से लगती है लद्दाख की। ऐसे 3 देशों से लद्दाख की सीमा लगती है। तो यहां पे आप समझ गए, ये 4 राज्य हो गए, एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया जिनकी सीमाएं लगती है। और इसमें आप ये ध्यान रखेंगे कि ये जो क्रम है ये पश्चिम से पूर्व दिशा में है। अगर पूर्व से पश्चिम पूछे, आपसे पूछ रहे चलो पूर्व से पश्चिम क्रम बताइए, तो फिर पूर्व से पश्चिम में ये उल्टा हो जाएगा। सबसे पहले आएगा अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद सिक्किम, फिर उत्तराखंड, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर लद्दाख। समझ गए? तो ये जो इधर है क्रम का ध्यान रखेंगे एकदम से। अच्छा, इसमें अब ये जानेंगे आप कि ये जो 5 है, एक केंद्र शासित और प्रदेश और एक चार जो राज्य हैं, उनमें सर्वाधिक लंबी सीमा कौन बना रहा है? तो सर्वाधिक लंबी, यानी जिसकी सीमा सबसे ज्यादा लंबी है, सर्वाधिक सीमा जो बनाता है, तो सर्वाधिक लंबी है वो है नंबर 1 पे लद्दाख, और नंबर 2 पे है
अरुणाचल प्रदेश। चीन के साथ सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला या सबसे लंबी सीमा बनाने वाला जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है वो अरुणाचल लद्दाख है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे लंबी इसी की सीमा बन रही है। और यदि राज्य के बारे में पूछिए तो चीन के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला जो राज्य है वो पहला स्थान किसका है? अरुणाचल प्रदेश का, राज्यों के मामले में तो। और केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख। और दोनों के मामले में पूछे, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में सबसे लंबी सीमा कौन बना रहा है तो फिर लद्दाख आएगा। और राज्यों में पूछिए तो अरुणाचल प्रदेश, ये याद रखेंगे। यदि आपसे ये पूछ ले एग्जामिनेशन में कि चीन के साथ सर्वाधिक लंबाई में सीमा बनाने वाला प्रदेश कौन सा है, और उधर लद्दाख भी है ऑप्शन में, अरुणाचल प्रदेश भी है, तो फिर राइट कौन सा करेंगे? लद्दाख करेंगे। फिर दोनों ही है तो समझ गए, दोनों में से एक है तो फिर जैसे लद्दाख है तो लद्दाख करेंगे, अरुणाचल प्रदेश तो अरुणाचल प्रदेश करेंगे। समझ गए ना, ये ध्यान रखेंगे आप। इस चीन वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा को क्षेत्र के आधार पर या दिशा के आधार पर भी बांटा जा रहा है। जिसे पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी मध्य क्षेत्र और ये पूर्वी क्षेत्र। पूर्वी से पश्चिमी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, यानी वह सीमा जो पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। पश्चिम का मतलब इधर, पश्चिम ये पड़ेगा, पूर्व ये पड़ेगा, उत्तर ये है, ये दक्षिण है। तो इधर इस साइड में, क्योंकि ये जो सीमा है चीन की वो पश्चिम से पूर्व दिशा में फैली हुई है, या पूर्व से पश्चिम दिशा में फैली हुई है, इस तरह है। चीन के साथ सीमा इस तरह भारत की ऐसे लेटी हुई है। तो पश्चिम, ये पश्चिम और ये पूर्व है ना। तो इसको इस आधार पर भी तीन भागों में बांट रहे। एक तो पश्चिमी साइड की जो सीमा है, एक बीच वाली सीमा, एक पूर्वी दिशा वाली सीमा, यानी पश्चिम का मतलब ये सीमा। तो पश्चिमी क्षेत्र की सीमा को में क्या आता है? लद्दाख। लद्दाख के साथ जो सीमा बनाते हैं उस सीमा को क्या कहते हैं? पश्चिमी क्षेत्र वाली सीमा, या चीन से लगता हुआ भारत का पश्चिमी क्षेत्र। अगर पूछ ले एग्जाम में कि चीन से लगता हुआ, चीन से सटा हुआ, या चीन को छूता हुआ, चीन को स्पर्श करता हुआ भारत का पश्चिमी भाग कौन सा है, तो उसमें राज्य आएगा। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश आता है। लद्दाख की जो सीमा है वो पश्चिमी क्षेत्र की सीमा मानी जाती है, समझ गए। मध्य क्षेत्र, मध्य क्षेत्र में कौन से राज्य आएंगे? केंद्र शासित प्रदेश तो कोई आएगा नहीं। तो इसमें है हिमाचल प्रदेश प्लस उत्तराखंड, यानी मध्य क्षेत्र वाली सीमा वह सीमा मानी जाती है जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के साथ बन रही है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, मध्य क्षेत्र के अंतर्गत वो सीमा आती है जो इन राज्यों को स्पर्श कर रही है। और पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र में आएगा सिक्किम प्लस अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ऐसे भी एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं, तो आपको एकदम याद रखना, चूंकि चीन का मैटर भी हाईलाइटेड है। और ये माने कि कोविड-19 के बाद दूसरा प्रमुख मुद्दा है करंट मामलों का, तो वो कौन सा है? ये चीन वाला। तो चीन चूंकि
ज्योग्राफी के सिलेबस से और इधर आपके करंट अफेयर्स के सिलेबस से और पॉलिटी के सिलेबस से बिलोंग करता है। इसलिए अपने को क्या है कि इसको एकदम हर पॉइंट को, हर इससे संबंधित प्रत्येक मैटर को वो स्पष्टता से तैयार करना है। क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा, चाहे पॉलिटिकल साइंस वाले सिलेबस के पोर्शन से आ जाए या ज्योग्राफी वाले से आ जाए या फिर करंट अफेयर्स के मामले में आ जाए, आना जरूर है क्वेश्चन। तो आपको एकदम से इसको समझना है। तो मैंने क्या बताया आपको, ये सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश ये पूर्वी क्षेत्र की सीमा बनाते हैं। ये सिक्किम रहा यहाँ पे, है ना, सिक्किम, ये है सिक्किम, सिक्किम, ये सिक्किम कहलाता है, छोटा सा राज्य है, भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य है गोवा के बाद। सबसे कम क्षेत्रफल गोवा का है और उसके बाद दूसरा स्थान सिक्किम का आता है। तो ये सिक्किम, और मध्य क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड आ गए, और पश्चिमी क्षेत्र में आ गए लद्दाख। इसको ध्यान में रखेंगे। अब बात करते हैं कि ये जो सीमा रेखा है चीन के साथ, इसका नाम क्या है। जिसे हमने पढ़ा था ना पाकिस्तान में कि रेड क्लिफ रेखा है, अफगानिस्तान में के मामले में पढ़ा था कि डूरंड रेखा है। इसे चीन के मामले में नाम क्या है, तो नाम में जाएंगे तो पहला है मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा। देखिए मैकमोहन रेखा, क्या इस पूरी 3488 किलोमीटर जो रेखा है ये लंबाई की, यहां से लेकर यहां तक की पूरी का ही नाम मैकमोहन है क्या, या इसके कुछ भाग का है। तो आपको स्पष्ट कर देते हैं कि ये जो चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से इसकी जो सीमा टच कर रही है, उसमें सिर्फ अरुणाचल प्रदेश वाली जो सीमा है, यानी जो चीन की सीमा अरुणाचल प्रदेश को छू रही है, वह सीमा ही मैकमोहन रेखा कहलाती है। कौन सी वाली, ये जो सीमा रेखा है यहां से यहां तक जो सीमा है, ये रेड लाइन, यही क्या कहलाती है, मैकमोहन रेखा। ऐसा नहीं पूरी की पूरी को मैकमोहन रेखा कहते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है ये रेखा। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, मैकमोहन नाम बड़ा पॉपुलर है, अरुणाचल प्रदेश में है। और वैसे आपको बता दें, वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, आपके नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैं बता देता हूं नॉलेज के लिए। 1914 में इसका निर्धारण हुआ था और उस समय हेनरी मैकमोहन भारत के विदेश सचिव हुआ करते थे। आप जानते हैं 1914 में तो किसका शासन था, अंग्रेजों का। तो अंग्रेजी विदेश सचिव थे भारत के मैकमोहन, हेनरी मैकमोहन, उन्होंने इसका निर्धारण किया था, समझे। उस वक्त यहाँ तिब्बत हुआ करता था, चीन, ये तिब्बत का इलाका पूरा। तो ये भारत से लगता हुआ जो एरिया है ना चीन का, वो तिब्बत है। क्योंकि तिब्बत आज की तारीख में चीन के अंडर में है, इसलिए एक तरह से क्या माना जाएगा कि चीन है भारत का पड़ोसी देश तो स्वशासी नहीं है तिब्बत तो इसके अधीन है चीन के। तो यहाँ क्या हुआ उस वक्त ये जो तिब्बत था वो चीन के अधीन नहीं था। आप समझे मेरी बात। चीन, ये तिब्बत क्या है कि मतलब इसको फुटबॉल बना रखा है कई देशों ने। नेपाल ने, पहले कुछ समय नेपाल के अधीन हुआ करता था तिब्बत, नेपाल से लगता हुआ ना। तो नेपाल से क्या है कि चीन ने छीन लिया और लगभग 1912 तक चीन के कब्जे में रहा। फिर चीन ने क्या किया, फिर ये क्या हुआ कि ये जो तिब्बत है इससे लड़ झगड़ के जैसे तैसे इससे पिंड छुड़ा लिया। किससे, चीन से स्वतंत्र हो गया तिब्बत। तो स्वतंत्र हो गया ना, इसलिए तिब्बत एक तरह से क्या था, देश बन गया 1912 में। तो 1914 में जब सीमा का निर्धारण हुआ तो पार्टी कौन थी सामने वाली, चीन नहीं थी, क्योंकि चीन के अधीन था ही नहीं वो पार्टी थी तिब्बत। तो तिब्बत और ब्रिटिश सरकार, भाई उस समय भारत तो स्वतंत्र था ही नहीं, भारत इट मींस इंग्लैंड। तो अंग्रेजों या यूं कहें कि ब्रिटेन और तिब्बत के बीच में समझौता हुआ इस मामले में। किसके मामले में, इस मैकमोहन रेखा के मामले में, या अरुणाचल प्रदेश से लगती हुई जो सीमा है तिब्बत की, जो आज चीन है, उसका निर्धारण मैकमोहन द्वारा
किया गया उस वक्त। एक तरफ हमारे यहाँ से भारत की तरफ से विदेश सचिव हेनरी मैकमोहन थे, उधर से तिब्बत के सम्राट थे। तो ये 1914 में इसका निर्धारण हुआ, ये याद रखेंगे। 14 आप याद नहीं रखिए, कोई खास बात नहीं है, आपको इतना याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश से लगती हुई सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। बस आपके एग्जामिनेशन का जो स्टैंडर्ड है उसमें इतना ही डीप में पूछा जाएगा, ज्यादा गहराई में डुबकी लगाने की जरूरत नहीं है आपको, जरूरत होगी तो बता देंगे, बस इतना ही याद रख लेना। आगे चलेंगे, जॉनसन रेखा, ये कौन सी रेखा है? जॉनसन रेखा जो शेष, देखो शेष में भी ये नहीं, कौन सी, लद्दाख प्लस हिमाचल प्रदेश एचपी प्लस यूटी उत्तराखंड, पूरा लिख देते हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे स्टूडेंट। उत्तराखंड है ना, क्या समझे? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, इन 3 राज्यों से, एक केंद्र शासित प्रदेश, ये 2 राज्य, इनसे जो लगती हुई सीमा है उसको कहते हैं जॉनसन रेखा। तो फिर कौन सा बच गया? सिक्किम। तो सिक्किम वाली जो सीमा है उसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, मालूम है आपको? नाम इसलिए नहीं कि सिक्किम भारत में कब मिला? 1975 में। तो 1975 से पहले ही सिक्किम के राजा और उधर तिब्बत के राजा के बीच में इस सीमा का डिसीजन हो चुका था, इसलिए इसका कोई विशेष उल्लेख नहीं है और कोई इसका कभी विवाद रहा भी नहीं। ये तो अभी कुछ सालों से 62 के बाद जैसे भारत और चीन के बीच में विवाद हुआ, बाकी पहले कभी इसका विवाद था भी नहीं सिक्किम के और तिब्बत के बीच में। तो इसलिए सिक्किम की सीमा का विशेष कोई नाम नहीं है, चर्चित नाम नहीं है, तो आपको इस बारे में कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। अपने को याद रखना है तो मैकमोहन रेखा, विशेष रूप से मैकमोहन, इसको तो एकदम से याद रखना ही है। अरुणाचल प्रदेश से लगती हुई है, सिक्किम से जो लगती सीमा उसका कोई नाम नहीं है। जॉनसन रेखा कहते हैं इसको, यहां से लेकर ये रेड लाइन पे आ जाएगी, बिल्कुल मैं क्या बात कर रहा हूं, रेड लाइन वाली है ना। अभी ब्लैक लाइन भी आएगी, यहाँ ब्लैक लाइन बनाएंगे, अभी बाद में बनाएंगे, आगे चल रहे हैं। तो ये रेड लाइन वाली जो सीमा है पूरी, ये कहलाती है जॉनसन रेखा। ये तो बात हुई अपनी इस रेड लाइन वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा की। ये जो लाल स्याही से आप सीमा देख रहे हैं, इसकी बात की हमने अभी तक जो सारी बात की। तो फिर इसका मतलब कोई और भी सीमा है क्या? हाँ, अभी एक सीमा और है चीन के साथ, अभी बताते हैं आपको। और उसको बताने से पहले थोड़ा इतिहास में ले जाना चाहेंगे। तो क्या हुआ, 1954 भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री थे चाउ एन लाई। तो 1962 में एक समझौता हुआ, 1962 पंचशील समझौता। पंचशील समझौता ये क्या था? अच्छा, किन किन के मध्य? भारत व चीन। भारत की तरफ से कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और इधर चीन की तरफ से थे चाउ एन लाई, ये भी वहां के प्रधानमंत्री थे। इन दोनों के मध्य 1962 नहीं आएगा, 54 54 में 1954 में एक समझौता हुआ जो पंचशील समझौते के नाम से जाना जाता है। भारत, चूंकि भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी देश उस वक्त चीन था, आज भी सबसे बड़ा तो चीन ही है, सबसे ज्यादा सीमा वैसे बांग्लादेश के साथ लगती है, लेकिन चीन अपने आप में बहुत बड़ा देश है। सीमा तो इस सीमा के मामले में दूसरा नंबर है, लेकिन वैसे कुल मिला के तो बहुत बड़ा देश है ना। तो क्या है कि उस समय चीन के साथ संबंध बनाना, अच्छे संबंध बनाना, संबंधों को प्रगाढ़ करना, मधुर बनाना, नजदीकियां बढ़ाना, घनिष्ठता बढ़ाना जरूरी समझा गया दोनों देशों द्वारा। तो दोनों देशों के बीच में भी अच्छे संबंध रहे। जो बड़ा पड़ोसी होगा, संपन्न पड़ोसी होगा, तो अच्छे संबंध बनाना चाहेंगे। कौन बिगाड़ना चाहेगा संबंध? आगे होके कोई बिगाड़ना नहीं चाहता। कोशिश यही रहती कि यार पड़ोसी से संबंध अच्छा रहे,
है ना। तो यहाँ क्या हुआ कि दोनों प्रधानमंत्रियों ने 1954 में एक समझौता किया जिसको कहते हैं पंचशील समझौता। ये पंचशील शब्द है, ये कहां से आया? बौद्ध धर्म से। इसकी उत्पत्ति बौद्ध धर्म से हुई। एक्चुअल में जो भगवान बुद्ध थे ना, उन्होंने अपने भिक्षुओं के लिए, जो बौद्ध धर्म के गुरु हुआ करते थे, भिक्षु, बौद्ध भिक्षु जिनको बोलते थे, तो उनके लिए 5 सिद्धांत निर्धारित किए थे कि आपको इन सिद्धांतों के तहत अपना दैनिक जीवन जीना है ना, उनका पालन करना है रोज उन सिद्धांतों का। जैसे कि अब तो उन्हीं सिद्धांतों पर आधारित ये 5 बातें भारत और चीन के बीच में जो समझौता हुआ उसमें लिखी गई। कौन सी थी? कि जैसे एक दूसरे पर हमला नहीं करना, कि न तो चीन भारत पर अटैक करेगा, नहीं भारत चीन पर अटैक करेगा कभी, चाहे कितनी बात बढ़ जाए, कितने ही संबंध खराब हो जाए, लेकिन हमला नहीं करेंगे, आक्रमण नहीं करेंगे। एक तो ये बात रही। एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। कौन से मामले? आंतरिक मामलों में। भारत में किसकी सरकार बन रही है? जनता पार्टी की बन रही है, कांग्रेस की बन रही है, या मुस्लिम लीग की बन रही है, और किसी की बन रही है? कौन प्रधानमंत्री बन रहा है? नेहरू जी बन रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री बन रहे हैं, कोई इंदिरा गांधी बन रही है, और कोई बन रहा है। चीन कभी हस्तक्षेप नहीं करेगा, वो दखलंदाजी नहीं करेगा, वो कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। इसी तरह भारत भी चीन में किसकी सरकार बन रही है, इसमें अपनी तरफ से कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। एक दूसरे के मामलों में और भी कई बातें आती है, जैसे भारत में नक्सलवाद है, तो भाई आंतरिक मामलों में जैसे ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की तरह चीन भी भारत में आतंकवादी भेजेगा या भारत चीन में आतंकवादी भेजेगा, इस तरह के काम भी नहीं करेंगे। हालांकि अभी जैसे आप देखते हैं कि चीन माओवादियों को आर्थिक सहायता दे रहा है नेपाल के रास्ते, अभी आगे बताते हैं आपको। तो ये था एक शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का सिद्धांत। इसमें एक ये भी था, शांतिपूर्ण का मतलब शांति से, सहअस्तित्व का मतलब है साथ जीना दोनों का। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का मतलब समझते हो? जियो और जीने दो, आप भी जियो और हमें भी जीने दो, वो सहअस्तित्व कहलाता है। आपका भी अस्तित्व बना रहे और हमारा भी अस्तित्व बना रहे, है ना। क्या समझे? जियो और जीने दो। तो ये इस तरह के सिद्धांत जो थे इस पंचशील समझौते में सम्मिलित किए गए थे, और इसके तहत क्या कोशिश की गई थी कि भारत और चीन के संबंध अच्छे बने। तो समझौता होने के बाद क्या नारे लगे? भारत में, चीन में आम जनता क्या नारे लगाती थी, या यहां भारत में भी गांवों में, शहरों में दीवारों पर क्या नारे लिखे जाते थे? हिंद चीनी भाई भाई, हिंद चीनी भाई भाई, ये नारे लिखे गए पूरे भारत में भी, है ना, और चीन में भी लिखे गए। सारी दुनिया में यही हो गया कि ये तो दोनों ही भाई बन गए। क्या कि भाई हिंद का मतलब हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान के लोग, भारत के लोग, भारतीय लोग, और चीनी का मतलब चीन के लोग, भाई भाई हो गए आज से 1954 से। इतनी प्रगाढ़ता यहां प्रदर्शित हो रही है कि ये भाई भाई होने का यहां पे मतलब एक तरह से ये मान लो चीन की तरफ से नाटक ही था ये। अब यहां पे ये जो भाई बन रहा है ना, ये भाई अभी कुछ सालों बाद कसाई में परिवर्तित हो जाएगा। ये कोई नहीं जानता था, भारत जानता नहीं था कि ये कसाई बनने वाला है 8 साल बाद ही। तो अब क्या हुआ? ये तो बात है 1954 की, सब कुछ ठीक चल रहा था 1959 तक। इसके अनुसार अच्छे संबंध थे दोनों के, और कोई मनमुटाव भी नहीं था, लड़ाई वाली बात तो थी नहीं, मनमुटाव भी नहीं था, नाराजगी भी नहीं थी। 1959 में क्या हुआ? एक घटना हुई, दलाई लामा। अब ये दलाई लामा क्या होता है? ये जो आप देख रहे हैं ना, ये तिब्बत है। और तिब्बत क्या है कि मूल रूप से चीन का भाग नहीं है, चीन ने जबरदस्ती इस पे हमला करके अपने में मिला लिया। 1912 तक इसका भाग था, बीच में किसी जैसे नेपाल के पास था, नेपाल से फिर ये चीन के पास आ गया, 1912 तक चीन के पास रहा, फिर वापस स्वतंत्र हो गया, आजाद हो गया। 1950 में चीन ने क्या वापस इस पे कब्जा कर लिया, है ना। तो ऐसे चीन इसका अंग बन गया। अब ये जो मतलब तिब्बत चीन का अंग बन गया। ये जो तिब्बत है, यहां पर 78% पॉपुलेशन बौद्ध धर्मावलंबियों की है,
और बौद्ध धर्म के जो सबसे बड़े गुरु होते हैं उनको कहते हैं दलाई लामा या तिब्बत में। और दलाई लामा को न केवल तिब्बत में, बाकी शेष दुनिया में यानी दुनिया के जितने देशों में बौद्ध धर्मावलंबी रहते हैं ना, वो सभी अपना सबसे बड़ा धर्म गुरु मानते हैं इस तिब्बत वाले को। तो ये क्या था कि जो दलाई लामा थे ना, ये चीन तिब्बत को जिस प्रकार जबरदस्ती चीन द्वारा अपने में मिलाया गया, इसका विरोध कर रहे थे। ये मांग कर रहे थे कि तिब्बत को वापस आजाद करो। तो चीन के आगे दलाई लामा के पीछे पड़ा हुआ था कि इस दलाई लामा को अरेस्ट करके या तो मार दो या जेल में डाल दो। तो दलाई लामा ने डरकर चीन से बचने के लिए भारत में शरण ले ली। भारत आ गए 1959 में। बस भारत का आना हुआ। अब उधर क्या हुआ कि चीन ने भारत से मांग की कि आप इस दलाई लामा को हमें सौंप दे। क्या समझे कि ये हमारा विद्रोही है और हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, हमें इससे निपटना है, आप हमें दे देंगे। लेकिन भारत ने इनको नहीं सौंपा कि अगर ये आना यहां रह रहे हैं अपनी मर्जी से तो हम जबरदस्ती इनको यहां से नहीं निकालेंगे। क्योंकि एक तो भारत में बहुत धर्मावलंबी है भाई। आप देखो इधर अरुणाचल प्रदेश में आज भी मिलेंगे आपको, या बिहार में मिल जाएंगे, इधर आप सिक्किम में जाओगे बहुत धर्मावलंबी है काफी, उत्तराखंड में भी है, हिमाचल प्रदेश में भी है। तो एक तो ये बात हुई कि भारत में भी ये बौद्ध धर्म के लोग। इसके अलावा चूंकि धर्म गुरु थे, आतंकवादी तो थे नहीं कि भाई इनको सौंप दे। कोई बड़ा अपराध करके आए नहीं थे वहां से। ऐसा नहीं कि कोई 10-20 100-50 आदमी को उड़ा के आ गए तो भाई चलो इन्होंने ये अपराधी है तो इनको तो सौंपना अपना एक नैतिक कर्तव्य बनता है। इससे भी कोई बात नहीं थी, तो भारत सरकार ने नहीं सौंपा। अच्छा, नेहरू जी ने इतना सीरियसली भी नहीं लिया कि भाई चीन इतना नाराज हो गया, इस मैटर को इतनी गंभीरता से लेगा। तो उन्होंने कहा क्या कोई खास बात नहीं भी सौंपेंगे। तो जब नेहरू जी से मांगे, उनको भारत से मांगा गया ना दलाई लामा को, तो भारत ने कहा कि भाई शरणागत की रक्षा करना तो भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है। कैसे कि 1301 ईस्वी में रणथंभौर के शासक हुआ करते थे हमीर, और हमीर के यहां उस समय भारत के जो सम्राट थे अलाउद्दीन खिलजी, उनके 2 विद्रोही सेनापति, कौन, मोहम्मद शाह और कियूबरू ने यहां रणथंभौर में शरण ली थी हमीर के यहां आके। तो हमीर ने उनका स्वागत किया था कि ठीक है, अगर आपको सुरक्षा चाहिए, सेफ्टी चाहिए तो हमारे यहाँ रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपकी सेफ्टी की गारंटी देता हूं। तो अब क्या हुआ कि जब अमीर से मांगा गया अलाउद्दीन खिलजी द्वारा उन सेनापतियों को, तो अमीर ने मना कर दिया है कि शरणागत की रक्षा करना या दुखी आदमी को शरण देना तो हमारी परंपरा रही है, ये तो हमारा पावन धर्म है, हम आपको नहीं सौंपेंगे। हालांकि बाद में अलाउद्दीन खिलजी इतना नाराज हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी ने उन विद्रोहियों को प्राप्त करने के लिए हमीर पर यानी रणथंभौर पर अटैक कर दिया। और हमीर भी इतना हठी था, इतना जिद्दी था राजा, कि उसने भी ये सोच दिया कि मैं चाहे युद्ध कर लूंगा, मैं खत्म हो जाऊंगा, मेरे परिवार को, मेरे राजवंश का खात्मा कर दूंगा, लेकिन इन विद्रोहियों को तो नहीं सौंपूंगा। मेरे शरण में आए लोगों को तो मैं अलाउद्दीन खिलजी को हैंड ओवर नहीं करूंगा। और हुआ यही, दोनों के बीच में युद्ध हुआ, यानी उन विद्रोहियों को या शरण में आए हुए लोगों को शरण देने, उनकी रक्षा के चक्र में पूरी रियासत चली गई हमीर की, तो भी उसे मंजूर थी। लेकिन उसने अपना जो ये जो कर्तव्य था कि हमें इन जो व्यक्ति सुरक्षा की मांग कर रहा है, दुखी आदमी है, जिसको ये लगता है कि मेरी जान जा सकती है, ऐसे व्यक्ति की सेवा करना, उसको सुरक्षा प्रदान करना हमारा धर्म है। इस कर्तव्य को उन्होंने नहीं छोड़ा। तो ये तो भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है। तो नेहरू जी ने नहीं सौंपा इसको दलाई लामा को, तो नहीं सौंपा, चीन नाराज हो गया। और नाराजगी इतनी बढ़ गई कि अपने को आभास ही नहीं हुआ कि चीन इतना नाराज हो जाएगा। 1962 में किसी को भी 1% भी शंका नहीं थी। और अचानक अक्टूबर 1962 में क्या होता है, अक्टूबर 1962 अक्टूबर 1962, यहां लिखिए 1962 की घटना। और अक्टूबर में क्या हुआ, भारत चीन युद्ध, या यूं कहें इसको कि शुरुआत कैसे हुई, चीन ने भारत पर हमला किया।
क्या समझिए, शुरुआत कहां से हुई? चीन अटैक कर रहा है, भारत नहीं कर रहा पहले। चीन ने भारत पर अटैक कर दिया अक्टूबर में, 1 महीने युद्ध चला और अटैक कहां किया, उसमें लड़ाई कहां हुई, जरा आप नक्शे में समझेंगे। एक तो इस इलाके में, लद्दाख में, जो आज वाला लद्दाख है, यहां भारतीय सेना और चीन सेना यहां लड़ी। और एक लड़ाई हुई अपने, देखो सिक्किम तो उस वक्त भारत का अंग था ही नहीं, तो सिक्किम पे उसने भी अटैक नहीं किया। 1962 में कहां बना सिक्किम, तो 1975 में बना। अरुणाचल प्रदेश में हुआ हमला, तो यहाँ तवांग वगैरह में, अरुणाचल प्रदेश में भी भारतीय सेना और चीनी सेना लड़ी। तो युद्ध हुआ अक्टूबर 1962 में, और किसी को भी आभास नहीं था, किसी को भी 1% भी ऐसा नहीं लग रहा था कि भाई चीन भारत पर एक दलाई लामा के मामले में अटैक कर देगा, और कोई रीजन बन भी नहीं रहा था उस वक्त, यही कारण था। तो अटैक कर दिया ना चीन ने। तो अब क्या हुआ इसमें, पहले बात करते हैं कि एक तो 1 माह युद्ध चला, और 1 माह युद्ध चला तो उसमें वो जो 1 माह बाद जो बंद हो गया ना युद्ध, तो घोषणा चीन द्वारा की गई अपनी तरफ से। चीन ने घोषणा की कि आज से युद्ध बंद, अब नहीं लड़ेंगे, बस लड़ना था, इतना ही लड़ना था, हमारे को लड़ दिया। तो अब इसमें भौगोलिक रूप से भारत ने क्या खोया क्या पाया, जमीन भारत ने खोई या नहीं खोई, खोई तो कितनी खोई, ये समझेंगे एकदम से। इसको जब इसको समझ लोगे तो ये सारी गालमन नदी वाला ये सब कुछ आपके समझ में आ जाएगा। इधर देखेंगे आप, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके बता देता हूं आपको, ये जो पोर्शन है इधर का, ये है जो अपना, देखो यहां पे ये भारत का मुकुट है ऊपर, इस पे बात करेंगे, यहां ले चलते हैं इसको, है ना। ये लद्दाख है पूरा आज वाला, उस वक्त जम्मू कश्मीर कहलाता था, ये लद्दाख जो आज का लद्दाख है। अब हुआ क्या उस दिन जब 1 महीने बाद युद्ध रुका ना, तो देखो लगभग ऐसी थी रेखा। अब मैं आपको ये कहना चाहूंगा, भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ ना, उससे पहले चीन कहां तक था और भारत कहां तक था। जैसे कल युद्ध मान लीजिए आज अटैक किया, तो कल तक चीन कहां था और भारत कहां था, इसको समझेंगे। ये लद्दाख इसका बड़ा रूप है, ये जो है इसका विस्तृत रूप है। तो यहां देखेंगे ये जो इलाका है ना, ये वाला, ये क्या कहलाता है, अक्साई चीन। इस इलाकों को कहते हैं अक्साई चीन। इसको एकदम समझेंगे, अक्साई चीन। तो ये जो आप अक्साई चीन इलाका देख रहे हैं, इस इलाके को अक्साई चीन कहते हैं, है ना। और अक्साई चीन इलाका है, और इसकी विशेषता क्या है कि ये क्या कहलाता है, शीत मरुस्थल। शीत मरुस्थल, शीत मरुस्थल का मतलब समझते हैं। मरुस्थल 2 प्रकार के होते हैं, एक उष्ण मरुस्थल, एक शीत मरुस्थल। मरुस्थल का मतलब तो ये होता है कि ऐसा स्थल जहां ऊपर से पानी नहीं गिरता, बारिश नहीं होती, बरसात नहीं होती, उसको कहते हैं मरुस्थल इलाका। और शीत और उष्ण 2 होते हैं। अब उष्ण का मतलब तो जहां बारिश भी नहीं होती है, जहां टेम्परेचर भी हाई होता है, तापमान बहुत अधिक होता है, गर्मी भी बहुत पड़ती है, यानी ऐसा स्थल जहां
गर्मी भी अधिक होती है, बरसात भी नहीं होती, उसको कहेंगे उष्ण मरुस्थल। जैसे राजस्थान का थार का मरुस्थल है ना, जैसलमेर में बरसात कितनी 5 सेंटीमीटर से भी कम होती है सालाना, और टेम्परेचर 50 डिग्री के आसपास चलता है मई जून में, समझे। तो वो उष्ण मरुस्थल कहलाएगा। एक शीत मरुस्थल होता है कि वहां भी ऐसा स्थल जहां बारिश तो नहीं होती है, साथ ही वहां क्या होता है कि टेम्परेचर कम न होने के बजाय ज्यादा होता है, यानी वहां बर्फ जमी रहती है। जैसे यहाँ थार के रेगिस्तान में क्या है, बालू है, रेतीली रेतीली मिट्टी है, रेत है ना, मिट्टी है ना, वहां मिट्टी की जगह बर्फ होती है। क्या होती है वहां, बर्फ, यानी वहां ठंड होती है। यहां गर्मी, वहां ठंड होती है, यहां गर्मी, वहां सर्दी होती है। तो जो जहां सर्दी होती है, पानी बिल्कुल नहीं बरसता, उस जगह को कहते हैं शीत मरुस्थल। तो ये लद्दाख इसी तरह का है, यहाँ बर्फ जमी रहती है साल के अधिकांश भाग में, अधिकांश महीनों में, और यहाँ पानी भी नहीं बरसता। अच्छा, इस इलाके में कोई आबादी नहीं है, निर्जन इलाका है ये पूरा। ये जो अक्साई चीन इलाका निर्जन है, कोई गांव बसा नहीं है यहाँ पे। तो अब फिर ये किस काम के आता था, एक्चुअल में क्या था कि यहाँ इस कश्मीर इलाके में, जैसे आज वाले जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में, एक चलवासी पशुचारक जनजाति रहती है, यानी एक ऐसी जनजाति, उसका नाम है गुज्जर बकरवाल। गुज्जर बकरवाल नाम की एक जनजाति रहती है यहाँ। ये लोग क्या करते हैं, पशुपालन करते हैं, लेकिन अपने जैसा पशुपालन नहीं राजस्थान में करते हैं, वैसा नहीं है। ये पशुओं के साथ और अपने परिवार के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, घुमंतु पशुचारक है। तो ये क्या करते हैं कि जब गर्मी का मौसम आता है ना, तो इस अक्साई चीन इलाके में चले जाते थे, क्या करने, पशुओं को चराने गर्मी में। क्योंकि गर्मी में जैसे बर्फ वगैरह पिघलती है, तो यहाँ कुछ एक हरियाली वगैरह हो जाती है थोड़ी बहुत गर्मी के मौसम में, और सर्दी में वापस ही इधर आ जाते थे, इधर अपने कश्मीर में। यहाँ ये जो नीचे जम्मू के आसपास का इलाका है, जो नीचा इलाका, ये ऊंचा इलाका है अक्साई चीन इलाका। तो यहाँ इस तरह पशुचारकों के या पशुपालकों के काम में आती थी जमीन। ये आज भी यहाँ जैसे चीन वगैरह की उधर की जनजाति है, तो वो चराती है पशु। भारत की जनजाति जा ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ सेना इस जगह, ये अभी बताते हैं ये क्या चीज है। तो इसने क्या किया, ये अक्साई चीन इलाका था ना, तो मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि युद्ध से पहले भारतीय सेना यहां थी, ये भारत के कब्जे में था ये इलाका पूरा, ये रेड लाइन। लेकिन बाद में क्या हुआ, युद्ध के बाद चीन की सेना यहां तक आ गई, ये जो आप ब्लैक लाइन देख रहे हैं। और जिस दिन चीनी सेना ने युद्ध विराम किया, उस दिन चीन की सेना यहां खड़ी थी, और भारतीय सेना भी इधर तो थी, भारतीय सेना इस जगह, इस साइड में भारतीय सेना और इस साइड में चीन की सेना। चीन की सेना ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी कि आज से लड़ाई बंद। तो लड़ाई बंद हो गई। अब क्या हुआ डिसीजन कि भाई लड़ाई बंद हो गई, अब जो सेना जिस जगह खड़ी है उसके नियंत्रण में जितना इलाका है वो उसका भाग कहलाएगा, वो उसका एरिया कहलाएगा। तो चीन के नियंत्रण में इतना इलाका था भारत का, इतना इलाका क्रॉस करके भारत की इतनी सीमा लांघकर वो यहां तक आ गई थी। तो ये इलाका पूरा चीन के नियंत्रण में आ गया 1962 से आज तक। और इसका एरिया जानते कितना है, 38,000 वर्ग किलोमीटर, 38,000 वर्ग किलोमीटर ये चीन के कब्जे में है। और ये जो रेखा बनी दोनों के बीच में, ये कहलाती है एलएसी। क्या कहते हैं इसको, ये एलएसी है, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। हिंदी में क्या कहेंगे इसको, वास्तविक नियंत्रण रेखा। ये वास्तविक नियंत्रण रेखा, ये वास्तविक नियंत्रण रेखा कहलाती है। ये कब बनी वास्तविक नियंत्रण रेखा, 1962 में। 1962 से लेकर आज तक ये पूरा इलाका 38,000 वर्ग किलोमीटर इलाका चीन के कब्जे में है। यानी आप जैसे अभी तक यही जानते होंगे कि साहब भारत यहां तक है, हम यहां तक जा सकते हैं, घूमने जाएं तो भाई जा ही सकते हो ना, आप कन्याकुमारी जा सकते हो, भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, वैसे इधर भी जा सकते हो कि यहां जाऊंगा साहब मैं तो, लेकिन आप नहीं जा सकते। यहां जाओगे ना
इधर जाओगे तो यहाँ LAC पे सेना खड़ी है चीन की इस वक्त, और वो सेना जाके रोक लेगी आपको, आप नहीं जा सकते, इधर चीन है। आप कहोगे नक्शा मेरे पास, के हमारे पास भी नक्शा है। चीन ने अपने नक्शे में इस अक्साई चीन इलाके को चीन का हिस्सा दिखा रखा है, चीन का भाग दिखा रखा है, और भारत तो अपना दिखाएगा ही भाई। जबरदस्ती कब्जा कर लेने से ये थोड़ी होगा कि हमें जो उसको क्या दिखा देंगे, ये ऐसे है स्थिति। ये इलाका पूरा चीन के पास है, यानी भारत का नक्शा अगर प्रैक्टिकल में देखिए कब्जे के अनुसार कि मौके पर कब्जा कितना है, तो फिर भारत के नक्शे की लाइन यहीं तक रहेगी, इधर वाली ये लाल लाइन नहीं रहेगी, ये ब्लैक लाइन नहीं रहेगी। ये आप देख लीजिए, ये स्थिति है यहां पे। एक तो बात ये हुई। अच्छा यही एक बात और बता देते हैं आपको कि ये जो आप देख रहे हैं ना यहां पे, ये तो अपना इंदिरा कोल आ गया इस जगह। इंदिरा कोल जो भारत का उत्तरतम बिंदु है, जो भारत के कब्जे में है। वैसे तो क्लिक आता है यहां पे, लेकिन वो भारत के कब्जे में नहीं है। तो ये इंदिरा कोल है, भारत का उत्तरतम बिंदु। इंदिरा कोल के ऊपर यहां ये इलाका है पाक द्वारा पाक का मतलब पाकिस्तान, पाक द्वारा चीन को दिया गया क्षेत्र कितना है, 5180 वर्ग किमी। अब यहां देखो भाई, ये जो इलाका है ना पूरा, यहां पे आप ये देख रहे हैं लाइन, तो ये जो लाइन है ये क्या कहलाती है, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। यानी ये जो लाइन आप देख रहे हैं इधर वाली, ये लाइन है भारत और पाकिस्तान के बीच की नियंत्रण रेखा, LOC जिसको कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण रेखा। तो यानी ये इलाका किसमें हुआ भाई, नियंत्रण रेखा यहां तक आ रही है ना, यानी इधर सारा कब्जा किसका, पाकिस्तान का। इसको POK बोलते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर। तो अब चूंकि लद्दाख अलग बना दिया ना हमने, तो हम तो क्या कहेंगे इसको, पाक अधिकृत लद्दाख। वैसे पाकिस्तान, और इसको कहेंगे हम पाक अधिकृत जम्मू एंड कश्मीर। हमारे तो अलग स्टेट बन गया है ना, ये जम्मू कश्मीर बन गया पूरा, लद्दाख ये, और जैसे ये बन गया भारत का, ये ऐसे चलेंगे, ये जम्मू एंड कश्मीर है ना, जम्मू एंड कश्मीर। तो ये अब जम्मू कश्मीर के भी इतने इलाके पर पाकिस्तान का कब्जा है, और इस पूरे पे पाकिस्तान का कब्जा है। इस पूरे को बोलते हैं पाक अधिकृत कश्मीर, POK, पाक का अवैध कब्जा है। ये 1947 से है। अब यहां देख रहे हैं आप, ये मैंने क्या बताया यहां पे, ये पाकिस्तान का जो कब्जा है ना, इस POK को, जो POK में जो है पाकिस्तान का कब्जा, जिसको POK कहते हैं, या पाकिस्तान ने जो कश्मीर का हिस्सा, या यूं कहेंगे लद्दाख का जो हिस्सा हथिया रखा है 1947 के युद्ध से लेकर अब तक, उसमें से 5180 वर्ग किलोमीटर इलाका इसने क्या किया, पाकिस्तान ने इस चीन को दे दिया गिफ्ट में, कि चलो हमारी तरफ से आपको गिफ्ट। 1963 में दिया था, जब भारत चीन युद्ध हुआ ना 1962 में, उसके बाद चीन को अपना, भाई उसको मालूम हो गया कि चीन आज की तारीख में भारत का दुश्मन है, तो जो भारत का दुश्मन वो पाकिस्तान का मित्र, तो उससे मित्रता बनाने के लिए इसने क्या किया, ये 5180 वर्ग किलोमीटर का इलाका यहां है, ये किसको दे दिया, इस चीन को। तो चीन के कब्जे में ये भी है, भी लद्दाख का इलाका, यानी एक तो ये इलाका जो पाकिस्तान ने दे रखा उसको फोकट में, और ये जो उसने 1962 में युद्ध करके जीता था। समझिए आप बात को। तो मैं क्या कह रहा हूं कि 1962 के युद्ध के परिणाम क्या हुए, तो पहला परिणाम तो ये हुआ कि ये जो अक्साई चीन का इलाका था, इस इलाके पर, यानी कश्मीर, ये कहें कि लद्दाख के 38,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर चीन का कब्जा हो गया, जो आज तक चला आ रहा है।
और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप ये LAC बनी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो अक्सर अखबारों में आता है। अब ये आजकल आ रहा है आपके, अभी आगे बताते हैं गालवन घाटी और उसके बारे में। आप थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर थोड़ी एक दो बात आगे और करते हैं इसके बारे में। तो इसका एक परिणाम तो ये हुआ कि भारत को 38,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका खोना पड़ा, और दूसरा परिणाम ये हुआ कि भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनकी 2 साल बाद यानी 1964 में ही डेथ हो गई, उनका निधन हो गया। और निधन के पीछे लोग ये कहते हैं कि उसमें उसके पीछे चीन था, यानी चीन का सदमा था, चीन का धोखा था। नेहरू जी ने कभी सोचा ही नहीं था कि जिस देश के साथ मैंने पंचशील समझौता किया, जिसको मैंने भाई माना, वो कसाई बन जाएगा। और 1962 में जो ही अटैक हुआ, उनके दिलो दिमाग पर इसका इतना असर हुआ कि वो ऐसे गिरे कि उठ ही नहीं पाए, और 1964 में उनका निधन हो गया नेहरू जी का। अच्छा, नेहरू जी की आलोचना भी हुई थी इस युद्ध में। नेहरू जी ने एक्चुअल में क्या है कि वायुसेना का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने परमिशन नहीं दी एयरफोर्स को अटैक करने की। शायद एयरफोर्स को परमिशन देते तो इस चीनी सेना का काफी नुकसान कर सकती थी वो, हो सकता है कि अपने को ही खोना नहीं पड़ता। एयरफोर्स को इसलिए नहीं दी कि चीन ने भी एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं किया। चीन हवाई युद्ध के मामले में बहुत कमजोर है, मतलब आज भी जैसे उसको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है हवाई युद्ध का, हवा में लड़ाई लड़ने का इतना अनुभव नहीं है उसको, एक्सपर्ट नहीं है वो इतना। तो उस वक्त भी उसने हवाई यानी वायुसेना का इस्तेमाल नहीं किया था। जब उसने नहीं किया तो नेहरू जी ने कहा यार ये तो असमानता वाली बात हो जाएगी, सब सामने वाला नहीं कर रहा तो हम क्यों वायुसेना का इस्तेमाल करें। तो इसका भी काफी वहां पे मतलब क्रिटिसाइज हुई थी कि नेहरू जी ने ये गलत डिसीजन लिया था। तो ऐसी कई बातें थी, और चीन के इस अटैक ने मतलब जैसे नेहरू जी की जान ले ली एक तरह से, ये मानो आप, और इसके अलावा भारत का इलाका चला गया। अब दूसरी बात ये करते हैं हम कि आज की तारीख में क्या स्थिति है। ये तो 1962 की बात हो गई। अब चलिए आप इसको यहां बैठाते हैं, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये 38,000 किलोमीटर का क्षेत्र, ये मैं मिटा देता हूं यहां, थोड़ा सा आपको समझाना है भी। अभी 15 जून 2020 की जो घटना हुई इस पर केंद्रित है ये। अब आगे वाला पोर्शन, 15 जून 2020 को भारत के 20 जवान जो शहीद हुए थे, वो घटनाक्रम कैसे हुआ और उसका रीजन क्या रहा है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो, कराकोरम दर्रा, इसको समझेंगे। कराकोरम दर्रा कहां है ये पूछा जा सकता है, एग्जाम में हाईलाइटेड है ये, और इसका बड़ा सामरिक महत्व है, युद्ध की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। देखो, पहले तो ये समझो दर्रा क्या होता है। पहाड़ी इलाकों में, पहाड़ियों के बीच में या पर्वतों के बीच में, दो पर्वत उनके बीच में नीची जमीन होती है जो प्राकृतिक रूप से बनी होती है, प्रकृति ने बनाई है, दो पहाड़ों के बीच में नीची जमीन, और वो नीची जमीन आने जाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, यानी रास्ते के रूप में उपयोग में ली जाती है, उससे कहते हैं दर्रा। और इंग्लिश में कहेंगे पास, पास हो जाना है कि भाई ये रास्ता पास हो जाएगा कि आगे कहां हो जाएगा, वो पास, दर्रा। तो कराकोरम भी एक दर्रा है, एक पास है लद्दाख में, यहां पर ये कराकोरम दर्रा है। अब इस कराकोरम दर्रे की स्थिति ये है कि ये किसके बीच में है, पहली बात तो ये जानेंगे। तो ये है भारत व चीन के मध्य, और है कहां, लद्दाख में। ये चीन, ये भारत, ये बाउंड्री वाल भारत और चीन के बीच की, और यहां पर ही कराकोरम दर्रा है, यानी यहां। अब इसकी उपयोगिता क्या भारत के लिए या चीन के लिए, कि जैसे चीनी सेना को, चीनी थल सेना से अटैक कर रही है जैसे चीन, तो थल सेना आएगी नीचे से, युद्ध टैंक वगैरह ये आएंगे, ट्रक वगैरह, उनकी गाड़ियां वगैरह आएगी, तोपे वगैरह वो लेके आएंगे, तो वो हवाई जहाज से थोड़ी आएगी, वो तो
स्थल मार्ग से आएगी ना, तो इस काराकोरम दर्रे से एंटर करेगी। एक्चुअल में क्या आ गई, ये जो पर एक काराकोरम एक पर्वतमाला का नाम है। यहाँ आपको जब मैं उत्तरी पर्वतीय प्रदेश पढ़ाएंगे भारत के, तो विस्तार से बताएंगे सारी जो पर्वतमाला यहाँ कश्मीर में है। अभी इतना समझ लो कि काराकोरम नाम की पर्वतमाला यहाँ ये इससे ऐसे फैली हुई है। उस काराकोरम बहुत ऊंची पर्वतमाला है, उस काराकोरम पर्वतमाला में ये दर्रा स्थित है। तो ये दर्रा पाकिस्तान को चीन को भारत से जोड़ता है, यानी चीन से भारत में आना जाना हो तो इस काराकोरम दर्रे का इस्तेमाल करेंगे। पुराने समय में यहां से होकर आया जाया करते थे आक्रमणकारी वीर या जैसे व्यापारी भी। तो अब इसमें क्या होता था कि आज क्या महत्व है इसका, आज ये है कि जैसे चीन को भारत के अंदर आके अटैक करना है तो वो इस दर्रे से आएगी। अब भारत को चीन के अंदर जाके अटैक करना, उनको उनके घर में घुसकर मारना है, तो यहां से जाएगी भारतीय थल सेना, ये इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो इसलिए इस पर यानी इसको कब्जे में रखना, अपने नियंत्रण में रखना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आवश्यक है। तो इसलिए सरकार ने क्या किया, अभी पिछले ये मानो आपकी 10 से 1 साल पहले से एक सड़क बनानी शुरू की थी, अभी बन चुकी है वो। तो इसके पास ही जैसे काराकोरम दर्रा है ना, इस दर्रे के पास है एक यहां दौलत बेग ओल्डी। दौलत बेग ओल्डी क्या है ये है हवाई अड्डा। और किस लिए बनाया गया हवाई अड्डा, ऐसा नहीं पर्यटकों के हवाई जहाज उतरते हैं यहाँ, हेलीकॉप्टर उतरते हैं, ये है सेना के हवाई जहाजों के लिए, वायुसेना के हवाई जहाजों के लिए, विमानों के लिए। भारतीय वायुसेना के पास जितने चाहे सुखोई है या कोई सा भी हेलीकॉप्टर है, हरक्यूलस है, वो सारे यहाँ उतर सकते हैं। ये इतना अच्छा एयरपोर्ट बना है, अभी बनाए हैं, ज्यादा समय भी नहीं हुआ इसका। तो दौलत बेग ओल्डी हवाई अड्डा है ये लद्दाख में, इस काराकोरम दर्रे के पास। इस दर्रे की सिक्योरिटी के लिए बनाया गया इसको, ताकि यहाँ एयरफोर्स उतर सके। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि इस तक पहुंचने के लिए एक सड़क मार्ग बनाया गया। ये आप देख रहे हैं यहां लेह है, लेह। लेह का मतलब जानते हैं, लेह का मतलब है लद्दाख की राजधानी, उसको लेह शहर है ये, जो लद्दाख की राजधानी है। इस लेह शहर से इधर दाबरूक होते हुए देखो एक रोड बनाया हमने, ये रोड जा रहा है इस दौलत बेग ओल्डी पर, सड़क। ये क्या है, सड़क। ये सड़क बनाई है भी हमने, दाबरूक है यहाँ आगे, फिर इधर ले आ गया, दौलत बेग ओल्डी तक बनाई। ठीक है, एक तो ये काम हुआ, ये बन चुकी सड़क, लगभग 300 किलोमीटर लंबी सड़क है ये, दाबरूक से यहाँ दौलत बेग ओल्डी तक बनाई गई। इधर लेह से जोड़ दिया गया है इसको, और लेह से फिर आपको ध्यान होगा मनाली जुड़ा हुआ है एक साइड से। मनाली हम जाते हैं ना, हिमाचल प्रदेश में टूरिस्ट प्लेस है, हिल स्टेशन है मनाली, रोहतांग दर्रा वगैरह वो जो है, तो मनाली, कुल्लू मनाली वगैरह जो है। और लेह से वैसे आप जाओ तो लेह से इधर से श्रीनगर जम्मू होते भी जा सकते हैं, कश्मीर में होके जाएंगे तो, और सीधे हिमाचल होके जाएंगे तो भी लेह में जा सकते हैं। सेना दोनों तरफ से जा सकती है, इधर से भी जा सकती है, हिमाचल से होके इधर से भी जा सकती है। ये वैसे हिमाचल वाला रास्ता शॉर्ट में पड़ता है। अभी यहाँ जैसे इन्होंने गुफा वगैरह भी अभी एक सुरंग बनाई है, तो वो रोहतांग में वहां भी दिक्कत नहीं आती है, वो बाद में बात करेंगे अपन उसकी, जब आपको और दर्रे बढ़ाएंगे भारत के पूरे। तो यहाँ पे क्या हुआ, भारत ने सड़क बना दी। अब सड़क बना दी, एक यहां लोकेशन समझेंगे आप, ये तो हमने आपको बताई एलएसी, जो 1962 में बनी थी, तब से यानी यहां पर चीन की सेना खड़ी हुई है आज की तारीख में, चीन की सेना। अब नियम क्या था, देखो यहां आप देखेंगे ये एक नदी है यहां, शोक नदी, इसको क्या कहते हैं, शोक नदी। ये शोक नदी क्या करती है, शोक नदी एक्चुअल में ये शोक, यहां शोक नहीं कहलाएगा, ये तो सिंधु आ गई,
तो यहाँ इधर से क्या है कि फिर ये श्योक नदी आ रही है, इधर से ये सिंधु नदी निकल रही है, तो यहाँ इसको कहेंगे साहब श्योक नदी। ये श्योक नदी इसके पैरेलल बह रही है, मतलब श्योक नदी के समानांतर ही हमने ये सड़क बनाई दौलत बेग ओल्डी की। अब श्योक नदी क्या करती है, आगे सिंधु नदी में मिल जाती है। सिंधु नदी फिर जम्मू कश्मीर में होते हुए गिलगित के पास आगे पाकिस्तान में जाती है, पाकिस्तान के बाद फिर वो अरब सागर में मिल जाती है। ये तो स्टोरी है श्योक नदी की। अब इस श्योक नदी से एक नदी और मिलती है जो इधर अक्साई चीन से आ रही है ना। इस नदी को कहते हैं गालवन, कई जगह इसका नाम गलवान भी मिलेगा आपको, गालवन भी कह देते हैं, गलवान भी कह देते हैं, समझिए ना। तो अब ये क्या नदी हुई, गालवन नदी, यानी गालवन नदी अपना पानी गिरा रही है श्योक नदी में, श्योक नदी गिरा रही है सिंधु नदी में, और सिंधु नदी जा रही है अरब सागर में। ये तो इन नदियों की हिस्ट्री हुई। अब यहां पर क्या हुआ, 15 जून 2020 को जो घटना हुई उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। तो यहां देखो, ये LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो 1962 में बनी थी। अब आज स्थिति यह है कि भारत और चीन की जो सेनाएं है ना, वहां इस LAC पे नहीं रहती, यहां पे चीन की सेना यहां रहेगी, ये ऐसे कैंप बना रखे हैं, और भारतीय सेना भी यहां रहती है, मतलब यहां कैंप बना रखे हैं भारतीय सेना ने, और चीन की सेना ने भी यहां कैंप बना रखे हैं। यानी LAC से ये मानो लगभग ये 8 किलोमीटर का गैप है, ये वाला 8 किलोमीटर का गैप, इधर भी 8 किलोमीटर का गैप है। अब यानी 8 किलोमीटर क्या 1993 में समझौता हुआ था भारत और चीन के बीच में। जो 1993 का समझौता जो था, 1993 कराकोरम दर्रा, मैंने आपको बता दिया, इसको मिटा देता हूं मैं, आगे लिखते चलेंगे। भारत चीन समझौता, उस समय भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे PV नरसिम्हा राव, वो चीन की यात्रा पर गए थे 1993 में। तो भारत और चीन के बीच में एक समझौता हुआ था, उस समझौते के तहत ये डिसाइड हुआ कि ये जो LAC है, वैसे LAC पर पहले भी ये स्थिति थी, लेकिन उसको और पुख्ता किया गया, थोड़ी और दूरी बढ़ाई गई यहां से। तो क्या किया गया कि ये जो LAC है ना, यहां पर भारत और चीन की सेनाएं परमानेंट नहीं रहती है, आकर चली जाती है, बस देख के चले जाओगे। इधर ये चीन की सेनाएं, तो चीन की सेना का कैंप यहाँ है, उनके तंबू यहाँ लगे हुए हैं, दिन रात वो रहते यहाँ हैं, बस यहाँ तो जिस सैनिक की ड्यूटी होती है वो निगरानी करने आकर चला जाएगा LAC पे। इसी तरह भारत ने भी कैंप यहाँ लगा रखे हैं श्योक नदी की इस साइड में, और भारतीय सैनिक भी यहाँ 8 किलोमीटर चलकर पैदल जाकर इसकी निगरानी करके वापस आ जाते हैं, जिसकी जैसे ड्यूटी होती है राउंड में। ऐसे सिस्टम बना हुआ था। अभी क्या किया चीन ने, ये जो है ना, इसके सारे यहां सड़क बना दी। क्या बना दी, सड़क। अच्छा, ये LAC जो है, ये डॉटेड लाइन जो है, ये LAC पहाड़ियों की पीक है, मतलब यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, पीक को एकदम LAC माना गया। तो अब यहाँ पे क्या किया इन्होंने, अभी सड़क बना दी थी 8 किलोमीटर की दूरी में। पहले क्या थे, पैदल आते थे चीन के सैनिक, जब सड़क बन गई ना ये, तो सड़क बनने के बाद अब ये आराम से गाड़ी में बैठ के, कार में बैठ के आ जाते हैं। तो फिर भारतीय सेना ने भी सड़क बनेगी यार, जब वो कार से आ रहे तो हम भी कार से जाएंगे यहाँ। तो भारतीय सेना ने भी यहाँ सड़क बनाने का काम शुरू किया यहाँ पे। तो जब किया ना, तो चीन ने विरोध किया कि आप सड़क कैसे बना रहे हो। तो हमने क्या कहा कि आपने भी तो बनाई, इसलिए हम बना रहे हैं, क्या समझे। तो इस बार पर विवाद हो गया है। दूसरी बात, अभी क्या किया इन्होंने, अप्रैल और मई में चीन के सैनिक यहाँ आकर बैठने लग गए, उन्होंने तंबू लगा लिए, अपने कैंप लगा लिए, यहाँ निर्माण कर लिया, छोटे छोटे ये मानो बंकर टाइप के निर्माण कार्य किए उन्होंने, जबकि यहाँ निर्माण नहीं कर सकते इस LAC पे। समझो तो और कभी यहाँ कोई ठहरेगा नहीं और निर्माण नहीं करेगा। तो चीन के सैनिक यहाँ आकर बैठ गए, बड़ी संख्या में 1200 सैनिक आकर बैठ गए ऊपर पीक पे, जबकि बैठना तो था ही नहीं। जब बैठ गए, इधर से भारतीय सैनिक जा रहे हैं। अब ये जो LAC है वो तो पीक पे है ऊपर,
और नीचे निगरानी करने वाला भारतीय सैनिक जाएगा, वो पीक पे नहीं जाएगा, नीचे से देख लेगा ऊपर। अब वो लोग ऊपर बैठे हैं, चीन के सैनिक ऊपर बैठे, तो क्या पता पत्थरी फेंक दे, कोई बंदूक ही चला दे वहां से, है। तो इस चक्कर में ये भारतीय सेनाओं की इनकी क्या है कि दो आधार पर भारत ने विरोध किया। भाई एक तो जो समझौता हो रखा था हमारे बीच में कि कोई भी आकर यहाँ परमानेंट नहीं बैठेगा, उसको तोड़ा आपने, आप यहाँ आकर बैठने लग गए, चीन वालों से हमने कहा। एक क्या है कि अब हमारे सैनिक यहाँ निगरानी करने जाएंगे तो आप पत्थर भी फेंकोगे तो बहुत आसानी से हमारे सैनिकों को मार सकते हो। इस आधार पर भारतीय सेना ने विरोध किया। तो 15 जून की रात को क्या है, शाम को दोनों में समझौता वार्ता चल रही थी अफसरों में। इधर हमारे कर्नल भी थे, वो बिहारी बाबू, और उधर वाले उनके कर्नल भी थे। दोनों के बीच में समझौता हुआ था। उसी दौरान झड़प हो गई, कोई बोलचाल में, क्या पता, वो वास्तविकता वही जाने सेना कैसे शुरुआत हुई लड़ाई की। तो उस दौरान फिर यहां पर इस गालवन नदी के पास, यानी गालवन नदी तो है यहीं पे ही, इस गालवन नदी की घाटी में, नदी घाटी समझते हो ना, गालवन नदी घाटी का मतलब क्या हुआ, अखबारों में बार बार आता गालवन नदी, और एक सब गालवन नदी की घाटी। देखो नदी घाटी क्या होती है, अखबार में आ रहा है गालवन, गलवान या गालवन, गालवन नदी घाटी। ये जैसे ये नदी जा रही है, ये पानी बह रहा है, तो ये जो है इसको घाटी कहते हैं। इसका थोड़ा बहुत साइड वाला इलाका भी आता है, जो टीले होते हैं मिट्टी के दोनों साइड के, वो भी इस घाटी के अंदर के सम्मिलित किए जाते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, बाढ़ का जब सीजन होता है ना, अगस्त सितंबर में, कई नदियों में जैसे बाढ़ बहुत आती है, तो पानी इनको तोड़ के बाहर आ जाता है। तो जहां तक पानी बहता है ना उस नदी का, किनारों से बाहर आकर भी, वो इलाका उसका घाटी एरिया कहलाता है उस नदी का। तो ये गालवन नदी की जो घाटी, यानी जिस इलाके में, जिस जगह गालवन नदी का पानी बह रहा है, उसे कहते हैं गालवन नदी घाटी। गालवन वैली आ रहा, बार बार नाम आ रहा है अखबार में, तो ये गालवन नदी घाटी है पूरी। और ये संगम है श्योक नदी और गालवन नदी का, ये जो पॉइंट है यहाँ मिलन बिंदु। इस संगम से थोड़ा आगे, चूंकि राइट एंड में, संगम से इधर राइट में, दाईं साइड में क्या है, ये एलएसी है। एलएसी के इस पार संगम है लेफ्ट में। तो यहाँ एलएसी के पास गालवन नदी में, यहाँ इस जगह झड़प हुई, तो कई सैनिक जैसे कहते हैं कि वो उसमें नदी में गिर गए। और यहाँ का टेम्परेचर होता माइनस, अभी भी बर्फ जमी हुई वहां। ये एक तरह से हिमनद टाइप है, यानी बर्फ बहती इस नदी में, और पानी भी बहता है, जैसे दिन में पानी में कन्वर्ट हो जाता है बर्फ, तो वो भी बहुत ठंडा पानी होता है, तो रात में तो बहुत ठंड होती है। तो क्या हुआ, कई सैनिक ठंड से मर गए इसमें गिरने के बाद। और कुछ सैनिक जैसे चीन की सेना ने क्या किया, डंडों से, पत्थरों से, लकड़ियों से भारतीय सैनिकों पे प्रहार किया, तो उसकी वजह से भी कई सैनिक शहीद हो गए। तो ये घटना हुई थी उस दिन। यानी ये जो घटना स्थल है 15 जून वाला, वो यहाँ पर है, इस गालवन नदी घाटी में। ये जो मिलन बिंदु है, जो संगम है श्योक नदी गालवन नदी का, इससे ठीक पहले राइट साइड में लगभग ये मानो 4-5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर की तो कुछ कुल डिस्टेंस है ये। तो यहाँ पे हुआ था गालवन नदी घाटी में। अब क्या समझे आप कि आज भारत की मांग क्या है? इस वक्त जो है ना, आज की स्थिति में सेना यहां बैठी है चीन की, और भारत ये मांग कर रहा है चीन से कि इस सेना को वापस 8 किलोमीटर पीछे बुला लो आपके वहां, जहां पहले से डिसीजन हो रखा है कि भाई यहां बैठेंगे परमानेंट, वहां बिठाओ इनको, बिठाना है तो इस पूरी जमात को वहां बुलाओ। ये मांग भारत कर रहा है चीन से। अच्छा, मोदी जी ने अपने स्पीच में चीन के मामले में जो बार बार राहुल गांधी मांग कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी कहां छिपे बैठे हैं, वो क्यों नहीं बोल रहे, तो जब बोले वो चीन पे, तो उन्होंने क्या कहा कि चीन की सेना भारत में नहीं घुसी, और आज भी नहीं है। सही बात कही इन्होंने, चीन की सेना भारत के अंदर नहीं आई। चीन की सेना कहां थी? इस एलएसी के ऊपर थी। विरोध किस बात को लेकर हुआ कि भाई एलएसी पे नहीं बैठना है। इस बात को लेकर लड़ाई नहीं हुई कि भाई आप हमारे एरिया में आ गए, हमारे एरिया में नहीं आए। इस एलएसी को क्रॉस नहीं किया चीनी सेना ने अभी तक। आप समझे, जैसे समाचार पत्रों में, मीडिया में पहले आई थी ना खबर कि भारत के अंदर आ गई, वो तो पेगोंग वैली घाटी में जरूर उसका भी बता रहे हैं आगे क्या हुआ। या गालवन नदी में चीन की सेना भारत के अंदर नहीं आई, आज भी वो यहीं बैठी हुई है एलएसी पर ही, और अपनी डिमांड यही है कि चीन अपने सैनिकों को वापस बुलाए। बार बार वार्ता इसी बात को लेकर हो रही है। तो ये तो बात हुई 15 जून 2020 की, जो हमारे 20 सैनिक शहीद हुए थे। 1975 में हुए थे या तो पहले, या उससे पहले 1962 में हुए। भारत और चीन सीमा पर अब तक 3 बार हिंसा हुई, 1962 में, एक 1975 में, 4 या 5 सैनिक शहीद हुए थे। और अभी
2020 में 15 जून को जो 20 सैनिक भारत के शहीद हुए, ये 3 बार ही अभी हिंसक घटनाएं हुई है। बाकी जैसे पाकिस्तान और भारत के बीच में जो नियंत्रण रेखा है, इससे गए यहाँ तो रोज ही मरते हैं सैनिक, आप जानते हो, रोज शहीद हो रहे हैं ना। लेकिन भारत और चीन के बीच में ऐसी हिंसक वारदातें आज तक नहीं हुई, बस 3 बार ही हुई है। 1975 के बाद अब हुई है, मतलब 45 साल बाद ये घटना हुई है। तो एक बात ये जानेंगे इसके बारे में। और इधर इसको थोड़ा और डिटेल से आपको समझा देते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, अलग से बता देता हूं मैं। देखो ये कराकोरम पास है ना। अच्छा, अब यहां क्या, ये दौलत बेग ओल्डी, DBO, दौलत बेग ओल्डी, और ये हमने सड़क बनाई यहां तक, ये लेक को जोड़ रही है ना। अब बात ये हुई कि भाई ये जा रही है आपकी श्योक नदी, जो आगे इस सिंधु नदी में मिल जाती है। ये सिंधु नदी जो आगे पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में मिल रही, इधर ये अपनी श्योक नदी, श्योक इसलिए कहते हैं इसको कि पुराने जमाने में व्यापारी यहां से कश्मीर से जैसे एक्साई चीन जाते थे ना, तो इस नदी के पानी में ठंड की वजह से मर जाते थे, पुल वगैरह तो थे नहीं, तो इसलिए इसको श्योक नदी कहते हैं। श्योक का मतलब एक दुख से होता है, श्योक, तो श्योक नदी। अच्छा, फिर हमने बताइए आपको ये LAC, ये LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC। अब हमने बताइए आपको कि ये तो सड़क बन गई ना अपनी, इधर ले है, ये ले से जोड़ रही इसको, ले, और एक इधर ये LAC हो गई। फिर इधर चलेंगे अपन, यहां पाकिस्तान की सेना रहती, ये पाकिस्तान की सेना की कैंप है यहां, और ये भारतीय सेना ने कैंप बना रखे हैं यहां, उनके तंबू है यहां, ठीक है। इधर चलेंगे, ये आ रही है आपके गालवन नदी, गालवन नदी, गालवन नदी घाटी ये आ रही है ना। अब क्या करना था कि इस LAC में, यानी भारतीय सैनिक यहां रहते हैं, निगरानी करने यहां आते हैं, और ये सैनिक भी यहां रहते हैं, यहां आते हैं। अभी क्या इन्होंने परमानेंट यहां बसेरा बना लिया अपना, है ना। इसका ही भारत ने विरोध किया, इस मामले को लेकर ही झड़प हुई। ये संगम है दोनों का, गालवन नदी और श्योक नदी का संगम इस जगह, समझ गए आप। लड़ाई हुई यहां 15 जून को इस LAC के यहां आकर चीन की सेना बैठ गई, जबकि बैठना यहीं तक ही था, केवल कैंप यहां है, यहां बैठना अलाउ नहीं था, बैठ गई। इसका विरोध किया। आज की तारीख में सेना इस जगह किसकी, चीन की, और भारतीय सेना थोड़ी इधर बैठी हुई है यहां। तो हम इस बात का विरोध कर रहे हैं। हम क्या मांग क्या कर रहे हैं चीन से कि आप वापस यहां जाओ, आप यहां से उठकर यहां जाओ तो हम भी फिर यहां चले जाएंगे। तो चीन ये मान नहीं रहा, वो सेना को पीछे नहीं हटा रहा है, बस यही विवाद का विषय है आज की तारीख में। तो 15 जून की घटना इस जगह हुई थी, समझ गए। कराकोरम पास, इसको जोड़ने के लिए ये हवाई अड्डा यहां पास में, इसकी सुरक्षा के लिए, और हवाई अड्डा को जोड़ने के लिए ये सड़क बनाई। अच्छा, चीन ने क्या किया, एक सड़क इधर भी बना दी LAC तक, और हमने भी जब बनाना शुरू किया यहां तक तो उसने विरोध किया, पूरी बनी नहीं सड़क, हमारे सैनिक बेचारे पैदल ही जाते हैं 8 किलोमीटर सर्दी में भी, रात में, और इन लोगों के सैनिक आराम से गाड़ी में बैठ के आते हैं। तो इस सड़क का भी विवाद है जोड़ने का। तो इस पॉइंट पे यहां लड़ाई हुई थी। एक तो मामला ये हुआ 15 जून 2020 को। उससे पहले एक पेगोंग लेक है यहां, ये समझ गए ना सारा। अब पेगोंग लेक पे चलेंगे। चलिए, पेगोंग लेक वाली क्या बीमारी है, तो आप ये यहां देखेंगे। चलो मैं श्योक नदी वगैरह ये मिटा देता हूं यहां से।
यहां पे आप देखिए, ये पेगोंग लेक है ना, यानी पेगोंग लेक, पेगोंग झील, पेगोंग शो भी बोलते हैं उसको, पेगोंग शो झील है, वो भारत और चीन के बीच में स्थित है। यानी इसके बीच में होकर एलएसी गुजरती है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एलएसी है ये इसके बीच में होकर निकल रही है। अब वहां विवाद क्या होता है, अभी जो विवाद हुआ पेगोंग लेक के बारे में, ये ऐसे पेगोंग लेक, ये पेगोंग लेक, अब इसके बीचों बीच निकली हुई है एलएसी। अब इस एलएसी के मामले में क्या है कि यहां पानी है ना, तो ये जो इलाका है ये पश्चिमी इलाका, ये पूर्वी इलाका, ये पश्चिमी भाग हो गया ना इधर वाला, तो इधर वाला भाग तो है भारत के कब्जे में, इधर वाला भाग है चीन के कब्जे में। पेगोंग लेक पे इस समय इन्होंने पहले तो भारत के कब्जे में थी पूरी, बाद में इन्होंने कब्जा कर लिया। अब यहां क्या मामला फंसा हुआ है कि यहां पानी में स्पष्ट नहीं है सीमा की, हम यहां तक है, हम यहां तक, चीन तो कहता है हम यहां तक है, भारत कहता है नहीं आप यहीं तक ही हो। ये दोनों विवाद है, फिंगर 5, फिंगर 6, 8 वो है मामला। लेकिन आपके एग्जाम में क्या इतना पूछा नहीं जाएगा, इसलिए फालतू समय बर्बाद करने से मतलब नहीं, जितना आपके पूछा जाना है उतना ही समझा रहे हैं। तो पेगोंग लेक ही आएगा, बस आपके ये पूछा जाएगा कि पेगोंग लेक कहां पर है, या पेगोंग लेक किन दो देशों के बीच में विवाद का विषय बनी हुई है, बस ये आपको ध्यान में रखना है। तो उसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूं कि विवाद क्या है, कि इसके बीच में यहां स्पष्ट नहीं है सीमा, यहां होगी कि यहां होगी, यानी ये लाइन ब्लैक लाइन यहां होगी या यहां होगी या यहां होगी, ये विवाद है दोनों देशों के बीच में। तो इसको लेकर भी विवाद है। पेगोंग लेक में भी अभी विवाद हुआ था, इसको पेगोंग लेक कहते हैं, पेगोंग शो जी, ये नाम है इसका। ये भी भारत चीन सीमा पर स्थित है, एलएसी पर, भारत चीन सीमा का मतलब। अब आपसे अगर कोई ये पूछे कि भाई आज ये जो भारत का नक्शा दिखाई दे रहा है, मानचित्र तो ऐसे है भारत का, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं मानचित्र, है ना, ऐसे बना हुआ है। लेकिन आपसे कोई पूछ रहे कि भाई चलो ये बताओ, वास्तविकता में अगर जो कब्जा भारत का उसका नक्शा बनाए उत्तरी भारत का, तो वो कैसे बनेगा, तो इसको आप जान लीजिए एक बार, यही दिखा देते हैं आपको। ये सब छोड़ दो, अभी इधर मिटा देते हैं इसको। ये सच ये लेह हो गया, जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख, और आप देखिए आज की तारीख में भारत का जो कब्जा है वो इस प्रकार है, और इधर से है भारत का कब्जा, वो इस प्रकार, ये एलएसी है और ये एलओसी है। ये तो एलओसी पाकिस्तान के साथ बन रही है और ये एलएसी बन रही है चीन के साथ। यानी भारत का जो मुकुट है आज वो इस आकृति का नहीं है, ऐसे नहीं है, ये सिर्फ ऐसे ही है। यानी वास्तविकता में भारत जो है आज जिस पर हमारा कब्जा है बस यही है, ये वो इलाका है उत्तर का, यानी भारत का जो उत्तरी सिरा है उसका नक्शा कब्जे के अनुसार ऐसे बनता है। ये अलग कर दो आप इसको, ये अलग कर देते हैं कश्मीर, ये इस तरह से बनता है भारत का। क्या समझे आप, भारत का जो नक्शा है ऐसे रेड लाइन वाला नहीं बनेगा, उत्तरी भाग कैसे दिखेगा, वो ऐसे है। ये एलओसी आ गई, इधर पाकिस्तान, इधर पाकिस्तान, इधर ये एलएसी आ गई और इधर चीन, और यहां भी थोड़ा सा चीन जो पाकिस्तान में दे रखा है, तो वो अपन ने पीओके में मान रखा है एक तरह से कि भाई वो पाक अधिकृत कश्मीर में है।
वो इसको गिफ्ट में दे दिया, वो एक अलग अलग बात है। तो ये उत्तरी हिस्सा ऐसे है बस, यानी आप इसको मिटा दोगे ना, ये ऐसे दिखेगा भारत इस वक्त, ये ऐसे है भारत उत्तर, मतलब इसका मुकुट जो है कब्जे के अनुसार ऐसे बनता है, कब्जा अपना ऐसे ही है। नक्शे में तो देखो कितना अच्छा दिख रहा है, इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, लेकिन वास्तविकता में कब्जे के अनुसार तो बस यही है, अपने कब्जे में यही है। मैंने जो पहले आपको सीमा रेखा समझाई थी वो रेड लाइन के अनुसार समझाई, अभी एलएसी के अनुसार जो सीमा रेखा समझाई वो ये है सीमा भारत की, भारत और चीन के बीच की। इधर किसमें, लद्दाख में, उधर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड और भूटान में, भूटान की तरफ यानी सिक्किम में, वहां तो दिक्कत नहीं, वहां तो जैसे रेड लाइन है वैसे ही हम आज, यानी यहां से इस लद्दाख के नीचे से लेकर आगे चले जाए यहां तक की बितू तक, अरुणाचल प्रदेश तक, जैसी रेड लाइन है ना यहाँ नक्शे में, वैसा ही मौके पर अपना कब्जा है। लेकिन यहाँ लद्दाख में जहां रेड लाइन है, रेड लाइन का मतलब समझ रहे हो, जहां अपन नक्शे में दिखाते हैं इसको, अपना नक्शा तो हम यहां तक दिखा रहे हैं, लेकिन कब्जा यही तक ये, यहां अपने को कोई जाने नहीं देगा ऊपर, समझ गए। तो ये भारत है, भारत का मुकुट है, भारत का उत्तरी भाग है। सिक्किम में बात करेंगे तो डोकलाम विवाद, ये विवादों के नाम याद रखने हैं आपको। डोकलाम विवाद 2017 में हुआ, और ये जो डोकलाम भूटान का एक भूभाग है, एक भूटान की जमीन है, ये माने आप। डोकलाम क्या है, भूटान की एक जमीन है, उसका एक भूभाग है, उसकी जमीन का एक टुकड़ा है। तो ये डोकलाम एक्चुअल में यहां पे है, इस जगह भूटान का है, होने में तो भूटान का, लेकिन अब भारत ने हस्तक्षेप क्यों किया। देखो भूटान ने भारत सरकार से आग्रह किया था कि आपको रक्षा करनी है, अभी भूटान की रक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार के पास ही है। और भूटान भारत के संबंध कैसे, अभी भूटान की अलग से चर्चा करेंगे तो आप समझ जाओगे कि भूटान का इतना हितैषी क्यों है भारत। अभी इसके जब आएगा इसका नंबर नेपाल के बाद भूटान की बात करेंगे हम, तो अभी इतना समझ लो कि भूटान का एक टुकड़ा था जमीन का डोकलाम, जिस पर क्या किया चीन ने, यहां सड़क बना, चीन की सीमा आ रही है ना ऊपर, तो उसने सड़क बनाना शुरू कर दिया। तो भारत ने हस्तक्षेप किया, भारत की सेना गई वहां, और वहां सिक्किम बॉर्डर पे तो रहती है भारत की, ये सिक्किम है तो यहां रहती है, फिर यहां से डोकलाम में आई भारतीय सेना और जाके इस सेना को खदेड़ा। 73 दिन तक तो दोनों ही आमने सामने रहे, भारतीय सेना भी पहुंच गई वहां डोकलाम में, लेकिन वो भी नहीं हटे चीन वाले भी। अब भूटान तो बेचारा क्या है कि बहुत निर्बल देश है, सीधा देश है, स्वभाव का शांति प्रिय देश है, वो सीधे लोग हैं भूटान के, तो उनकी तो बस की बात नहीं थी चीन को पीछे करते, वो तो भारत की सेना गई। तो भारतीय सेना ने 72 दिनों तक यहां प्रयास किया, और ऐसा लगातार 72 दिनों के दौरान कि जिससे कि भारत और चीन के बीच में जंग छिड़ जाएगी। 2017 की बात है ये, और फिर 73वें दिन चीन की सेना पीछे हट गई और भूटान पे वापस, मतलब ये जो डोकलाम था वो वापस भूटान के पास आ गया। वैसे भूटान ने अभी डोकलाम अपने को दे रखा कि आप इस्तेमाल करो इसको, क्या दे रखा है, भूटान ने अपने को दे रखा है, अपने कब्जे में था उस वक्त भी, तो उसकी रक्षा की जिम्मेदारी भी अपनी थी। तो चीन का ये कहना था कि यार आपका कौन सा डोकलाम है, क्या तर्क दिया चीन वालों ने कि आपका थोड़ी है तो डोकलाम है तो भूटान का है, हमारा नहीं है तो क्या वो हमें गिफ्ट में मिला हुआ है, तो हमें गिफ्ट में कोई चीज मिल रही है तो फिर वो हमारी चीज होगी, उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी है। तो इसलिए भारतीय सेना वहां गई, समझिए। तो डोकलाम विवाद, इसका संबंध सिक्किम के पास भूटान की एक भूभाग से, सिक्किम के पास ही, इसलिए इसको सिक्किम से लगता हुआ माने आप, सिक्किम से लगता हुआ ये है। तो ये बात सिक्किम की डोकलाम वाले मामले में 2017 में हुआ। एक है इसका एक नाकुला विवाद, ये भी एक तो नाथुला दर्रा है सिक्किम का, एक तो ये अभी भारत ने सिक्किम, वैसे भारत के जो मानसरोवर यात्री सिक्किम के नाथुला दर्रे से ऊपर जाते हैं, मानसरोवर यात्रा, यहाँ मानसरोवर झील है,
कैलाश पर्वत, ये जो भारत के हिंदू लोगों की बड़ी मान्यता है यहाँ पे, तो ये नाथुला दर्रे में होके जाते थे। अभी तो बंद कर रखा भारत सरकार ने, डोकलाम के समय ही बंद कर दिया था जब विवाद चिढ़ गया था। अब यहाँ पे क्या है, एक नाकुला जगह है जो इस साल अभी 2020 में विवाद हुआ। नाकुला 2020 में विवाद हुआ था, अभी जून में, मई जून में यहाँ विवाद हुआ। नाकुला एक स्थान है जिसको लेकर चीन की सेना और भारतीय सेना के बीच में नाकुला में झड़प हुई थी। हालांकि यहाँ कोई जगह नहीं हुई जैसे गालवन नदी घाटी में हुई। तो ये नाकुला विवाद एग्जाम में पूछ ले कि नाकुला विवाद का संबंध किस देश से, तो चीन से है, वो सिक्किम में है नाकुला जगह। आगे चलते हैं, अरुणाचल प्रदेश भारत का वह राज्य जो चीन के साथ सीमा बनाने वाला दूसरा बड़ा राज्य है। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, यहां जो सीमा है उस पे क्या विवाद है, तो विवाद बहुत बड़ा है। यहां चीन क्या कहता है इस पर, चीन इस पर अपना अधिकार जताता है, दावा करता है कि ये तो मेरा है, मुझे दे दो, अरुणाचल प्रदेश तो हमारा है। इसको क्या कहते हैं चीन वाले, इसको दक्षिण तिब्बत, दक्षिणी तिब्बत कहते हैं, तिब्बत कहते हैं। तवांग एक जगह है यहां की, तवांग बौद्ध धर्मावलंबियों का, बौद्ध धर्म का केंद्र है ये तवांग, यही है इसमें। जैसे देखो पहले इसको समझो, ये जो अरुणाचल प्रदेश है इसको वो अपना क्या कहता है, ये तिब्बत है ना पूरा, तो ये कहता है कि तिब्बत का दक्षिणी भाग अरुणाचल प्रदेश, और इसमें तो है भी, चूंकि यहां ज्यादातर बौद्ध धर्मावलंबी है, तो क्या कहता है वो कि तिब्बत, ये अरुणाचल प्रदेश तो हमारा है। अब आप कहोगे साहब ने जब मैकमोहन साहब ने वो 1914 में सीमा रेखा निर्धारित की थी, तो फिर उसको क्यों नहीं मानता, उसको नहीं मानता वो, ये जो मैकमोहन रेखा है ना उसको नहीं मानता। 1914 में मैकमोहन रेखा निर्धारित की गई थी। वो क्या कहता है कि 1914 में, अच्छा पार्टी कौन थी यहाँ, एक तरफ शिमला में हुआ था समझौता, एक तरफ पार्टी थी तिब्बत, भाई तिब्बत का भाग था ये, भाई इधर तिब्बत आ रहा है, भाग तो नहीं था लेकिन तिब्बत के नजदीक ही था। तो तिब्बत, एक तरफ तिब्बत थी और एक तरफ इंग्लैंड, क्योंकि उस समय भारत किसके अधीन था, अरुणाचल प्रदेश किसके अधीन था, इंग्लैंड के अधीन, तो इंग्लैंड सरकार थी, यानी मैकमोहन जो हेनरी मैकमोहन थे, और दूसरी तरफ थे कौन, तिब्बत। तो तिब्बत के जो धर्मगुरु थे वहां के, बौद्ध धर्मगुरु वो थे, तो दोनों ने मिलकर डिसाइड किया, फाइनल किया कि ये आज से भारत और तिब्बत की सीमा होगी। अब चीन ये कह रहा है कि साहब तिब्बत को तो अधिकार ही नहीं है समझौता करने का, वो कहता है तिब्बत तो चीन के अधीन रहा है। अब तिब्बत की क्या थी स्थिति कि पहले 1912 से पहले तिब्बत पर चीन ने कब्जा कर दिया था कुछ सालों के लिए। 1912 में क्या हुआ, तिब्बत ने लड़ाई, मतलब तिब्बत ने लड़ाई करके इस चीन से मुक्ति पा ली, अलग हो गया, वापस स्वतंत्र हो गया 1912 में, समझ गए। 1912 से लेकर 1950 तक चीन, मतलब ये तिब्बत स्वायत्त शासित रहा या स्वतंत्र रहा। 1950 में फिर चीन ने वापस कब्जा कर लिया यहाँ, तो 1912 में स्वतंत्र हो गया चीन से, तो 1914 में फिर समझौता हुआ। इट मींस उस दिन यानी 1914 में तो मालिक ही तिब्बत का तिब्बत ही था, चीन था ही नहीं, चीन के कब्जे में से मुक्त हो चुका था तिब्बत। लेकिन चीन नहीं मानता, चीन कहता कि नहीं वो तो जबरदस्ती ऐसे मुक्त हो गया, तो वो हमारे अधीन ही था तिब्बत, तो इसलिए उसको कोई अधिकार नहीं है, उसको यह अरुणाचल प्रदेश की पटलाई करने का उससे कोई अधिकार नहीं है, उसे सीमा निर्धारित करने का कोई अधिकार नहीं है। तो चीन को था, जो चीन ने तो माना ही नहीं इसको कि हम नहीं मानते मैकमोहन रेखा को, हमने थोड़ी डिसाइड की है, वो तो तिब्बत ने की है हमारी तरफ से, तो तिब्बत को कोई अधिकार ही नहीं था। तो इसलिए मैकमोहन रेखा को स्वीकार नहीं करता, वो कहता है पूरा हिमाचल, ये अरुणाचल प्रदेश हमारा है। क्या कहता है, अच्छा ये तवांग जगह, तवांग शहर है यहाँ। अब तवांग शहर में क्या है, बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा केंद्र है। तो अब जैसे मान लीजिए भारत की प्रधानमंत्री है, अभी जैसे पहले दलाई लामा गए थे, दलाई लामा भारत में शरण ले रखी उन्होंने, तो वो गए थे, तो चीन ने ऑब्जेक्शन किया कि दलाई लामा की हिम्मत कैसे हुई वहां तवांग में जाने की। तो दलाई लामा ने किया, आपका थोड़ी चीन से कहा कि मैं तो भारत में घूम रहा हूं, कि भारत नहीं है वो, अरुणाचल प्रदेश तो चीन है, हमारा है वो, आप ऐसे कैसे चले गए वहां।
भारत के गृह मंत्री अमित शाह जाके आए थे अभी तवांग में, तो चीन ने ऑब्जेक्शन किया कि भारत के गृह मंत्री कैसे चले गए हमारे से पूछे बगैर। अब उस मूर्ख से पूछो कि हम हमारे देश में जाने के लिए तेरे से पूछेंगे। तो चीन इस पर कहने का मतलब क्या दावा करता है कि चीन, ये अरुणाचल प्रदेश तो हमारा है, चीन का है, इसको दक्षिण तिब्बत कहता हो। तो ये अरुणाचल प्रदेश पर भी उसकी गिद्ध दृष्टि है भी, और ये मानो आपकी जैसे उसने तिब्बत को हड़पा वैसी मनसा इसके प्रति रखता है कि एक दिन ये भी हमारा ही होगा। तो अरुणाचल प्रदेश को भी बड़ा खतरा है इस चीन से। तो ये विवादास्पद है पूरा अरुणाचल प्रदेश चीन की नजर में। अपनी नजर में तो नहीं, अपना ही है, अपन कैसे स्वीकार करेंगे इसको, लेकिन चीन मानता है कि ये हमारा है।